हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी अपने घर में बहुत मस्त होंगे, बहुत दम लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि जेई एडवांस का एग्ज़ाम अभी बाकी है और आपकी मेहनत में, आपके हार्ड वर्क में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए और आप बहुत अच्छे से लगे हुए भी हो। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर भर भर के क्वेश्चंस आपको जे एडवांस के एग्ज़ाम में मिलेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी और पीएनसी आपने पहले ही पढ़ लिया है, तो जो थोड़ा बहुत इसमें पीएनसी का यूज आता है आई थिंक आप उससे भी यूज टू हैं, है ना बच्चों। तो अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक मेरा ये कहना है कि कुछ बच्चों ने पिछले लेक्चर में ये बोला भी था सर पीएनसी बहुत अच्छा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ कि देखो अपने सर लोग के क्लास नोट्स जरूर रिवाइज कर लो कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, बेगर्स मेथड क्या है। तो कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें सारे लोग नोट से रिवाइज कर लो। अगर इन केस पीएनसी अच्छा नहीं है तो उतना तो बेसिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आई थिंक मैं आपको अच्छे से कन्विंस कर पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, है ना। और बस ये ध्यान रखना है कि यार जर्नी बहुत लंबी नहीं है ना। अपने पास अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, हार्डली 24-25 डेज हैं। तो बस अब उसमें लग लग जाइए, लगे रहना है ना। और हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूँ कि पूरा गेम किसका है, माइंडसेट का। माइंडसेट बना के चलो कि अगर हम लास्ट दिन तक 26 मई को पेपर है, अगर हम 24 25 को तो वैसे ही नहीं, हमें बिल्कुल कूल रहना है। 24 मई तक लास्ट दिन मान के चलिए, 24 मई है, वहाँ तक अगर हम दम लगाकर पॉजिटिव माइंडसेट से प्रिपरेशन करते हैं तो हम एम्प्टी हैंडेड नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ हम जरूर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ गेन करके आएंगे, कुछ मीनिंगफुल रैंक जरूर आएगी। लेकिन हाँ, अगर पहले से ही सरेंडर कर दिया, डर गए तो समझो मर गए, डर गए तो समझो मर गए, समझ गए ना, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि बोलते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो बस बिल्कुल स्टेटमेंट याद रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लग जाइए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी और टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सही कर देते हैं। टॉपिक का नाम प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम डिस्कशन, ये है हमारा आज का टॉपिक, है ना। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें। पढ़ने का तरीका वही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा अप्रोच सोचेंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे के समझ में आ रहा है वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें और फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ बाइस्ड क्यूबिकल डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक बाइस्ड डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है। 2 इवेंट यहाँ पर मैंने डिफाइन किए, कैपिटल पी, एक कैपिटल क्यू। कैपिटल पी क्या इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर बोथ द टाइम्स, दोनों ही टॉसेस में सेम नंबर अपेयर हो। क्यों हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड एन इवन नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। पहले अटेम्प्ट में, पहले थ्रो में ऑड नंबर आए और दूसरे में इवन नंबर आए, है ना। अब नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखो डाइस कैसा है, डाइस जो है क्यूबिकल डाइस है और बाइस्ड क्यूबिकल डाइस है। बाइस्ड का मतलब है हर फेस के आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, है ना। यहाँ पे कोई रूल तो गिवन नहीं है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट लेट पी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 6 be the probability that denotes the probability that the face I comes up। यानी 1 फेस के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 फेस ऊपर है प्रोबेबिलिटी P1 है, 2 फेस ऊपर है प्रोबेबिलिटी P2 है, 3 फेस ऊपर है प्रोबेबिलिटी P3 है, 4 फेस के आने की प्रोबेबिलिटी P4, 5 फेस के आने की प्रोबेबिलिटी P5
और 6 फेस की आने की प्रोबेबिलिटी P6। ये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया क्योंकि बिकॉज डाइस जो है हमारा आइडियल डाइस नहीं है, कैसा डाइस है, 22 डाई है। तो ये हमारी एजम्पशन है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी P1, 2 के आने की P2, 3 के आने की P3 और 6 के आने की P6। अच्छा, ये सारी इवेंट्स कैसी हैं? ऑब्वियस सी बात है यार, इनमें से कोई ना कोई एक फेस ऊपर आया होगा। तो ये सारी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, यानी एक लाइन यहाँ पर नोट करते हुए चलते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ जाएगा? 1। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ जाएगा? 1। ठीक है ना? ये हमने कुछ बेसिक बैकग्राउंड सेट कर लिया। अब चलते हैं कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की तरफ। कैपिटल पी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द टाइम्स, यानी दोनों ही ट्रायल में एक ही नंबर अपेयर हो। अच्छा, पहली बार में, पहले टाइम में 1 नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है। दूसरे टाइम में भी 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी P1, तो P1 इंटू P1, P1 स्क्वायर। तो दोनों टाइम में 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी P1 स्क्वायर। सिमिलरली जब पहले टाइम में 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी P2 है। दूसरे टाइम में भी 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी P2 है। तो दोनों टाइम में 2 आने की प्रोबेबिलिटी P2 स्क्वायर, सिमिलरली 3 आने की P3 स्क्वायर। तो P की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? देयरफॉर P को हम कैसे डिफाइन करेंगे? P इक्वल्स टू आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर P5 स्क्वायर प्लस P6 स्क्वायर। दोनों ही अटेम्प्ट में सेम नंबर है ना? 1 आने की प्रोबेबिलिटी P1 है, दूसरे में भी P1 आएगा, तो P1 स्क्वायर। पहले हमने डाइस को थ्रो किया, 2 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, दोबारा थ्रो करें, फिर से 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी P2, तो P2 इंटू P2, P2 स्क्वायर। तो ये तो कैपिटल P लिख लिया। अब Q की डेफिनेशन क्या? Q डिनोट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, यानी पहले अटेम्प्ट में तो ऑड आए, यानी 1 3 5 में से कुछ है, एंड एन इवन नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। Q की डेफिनेशन क्या दी थी? पहले अटेम्प्ट में है तो 1 3 5 में से कुछ है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी P1, 3 आने की P3, 5 आने की प्रोबेबिलिटी P5। पहले अटेम्प्ट में इनमें से कुछ है, और दूसरे टाइम में 2 4 6 में से कुछ है, P2 प्लस P4 प्लस P6। पहले आइटम में 1 3 5 में से कुछ है, सेकंड आइटम में 2 4 6 में से कुछ है। ये कैपिटल क्यू आ गया। ठीक है ना? चलिए भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P1, P और Q हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। P और Q हमारे डिफाइन करने के बाद मूव करते हैं आगे। तो ए पार्ट चेक करते हैं। Q का अपर बाउंड 1/4 होगा, Q का लोअर बाउंड 1/3। तो Q की बात करते हैं। Q क्या है? इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस। अच्छा, इन सारे नंबर्स का सम अपने पास है, तो आई थिंक एम जी एम से चल सकते हैं। एक नंबर इसको ले लें, एक नंबर इसको ले लें, तो एम लेंगे तो सबका सम ये आ जाएगा, और जी एम लेंगे तो ये प्रोडक्ट अपेयर हो जाएगा। नाउ इसको एक नंबर लेट कर लो, इस टर्म को, इसको दूसरा नंबर, एम जी एम लगा दो। P1 प्लस P3 प्लस P5, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये आ जाए P2 प्लस P4 प्लस P6 बाई 2, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक दिस इंटू दिस करेंगे तो रूट क्यू आ जाएगा, है ना? दिस इंटू दिस करेंगे तो ये वैल्यू क्यू दे रखी है। अच्छा, ये वैल्यू 1 दे रखी है न्यूमरेटर, तो 1/2, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, इसका मतलब इंप्लाइज रूट क्यू। तो स्क्वायर कर लेते हैं, यानी क्यू लेस और इक्वल टू 1/4। क्यू का अपर बाउंड कितना आ जाएगा? 1/4। क्यू का अपर बाउंड कितना आ जाएगा? 1/4, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा दी यहाँ पर। क्या लगाई है? ए एम जी एम। किन नंबर पर? एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन दो नंबर पर ए एम जी एम लगाया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक से भी कर लेते हैं, वो ऐसे करते हैं। और दूसरी अप्रोच, इसी को करने की दूसरी अप्रोच, कहते हैं सर एक काम करते हैं, इस नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, इस नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया? इस नंबर को मैंने एक्स बोल दिया, तो ये एक्स है, तो ये नंबर अपने आप ही क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना? 1। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स। तो क्यू की वैल्यू, क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स, है ना? तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरह से क्यू का एक्सप्रेशन जो है, क्यू क्या बन गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका ग्राफ पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला बना लेते हैं। इसके रूट भी मुझे दिख रहे हैं। इसके रूट क्या क्या हैं?
एक तो 0 है और एक 1 है, 0 1 रूट है, ये पॉइंट 0 आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा वर्टेक्स मैक्सिमम हाइट कहाँ मिलेगी वर्टेक्स पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा हाफ, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम हाफ डालेंगे तो हाफ माइनस 1/4, 1/4 आ जाएगा। तो ये क्यू का एक्सप्रेशन आ गया। तो किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए ये क्यू की वैल्यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 1/4, डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स में मैक्सिमम मिलेगा। तो चाहे तो आप पैराबोला से बना के कर लो या AMGM लगा दो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, एक ही बात है। अच्छा क्यू 1/4 से छोटा है तो 0.25 से छोटा है तो 0.33 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर ये है ना, तो जब इससे छोटा तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो दो पार्ट हमने चेक कर लिए, आगरा और कैलकाटा, ठीक है। अब बात करनी है मुझे बॉम्बे और दिल्ली की, बॉम्बे और दिल्ली की। तो बॉम्बे थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, पहले दिल्ली थोड़ा ठीक दिख रहा है, दिल्ली पर काम करते हैं, पहले दिल्ली चलते हैं, चलो दिल्ली, आओ भाई दिल्ली चलते हैं, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। P प्लस 2Q लेस और इक्वल टू 1, P ये रहा 2Q, P प्लस 2Q, डी पार्ट पेपर करते हैं, P प्लस 2Q, P क्या है था P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर प्लस P5 स्क्वायर प्लस P6 स्क्वायर, ये तो P आ गया है ना, प्लस 2Q, 2 टाइम्स Q, Q का मतलब हो गया P1 प्लस P3 प्लस P5 इंटू P2 प्लस P4 प्लस P6, ये आ जाएगा, है ना। अब मुझे अपर बाउंड दिखाना कितना, हमने तो बस केवल वैल्यू पुट की है, और टारगेट एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है P प्लस 2 की ये जो सम है कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, ये तो 1 होगा फिर 1 से छोटा रहेगा। तो तुम ये पिक्चर देख लो यार, अब ये सारे टर्म अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्रोडक्ट टर्म, पहले तो ये इसमें कैसे टर्म, इसमें स्क्वायर टर्म आ रहे हैं, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 P1 P4 P1 P6, तो 3 3 जा 9 टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 3 3 जा 9 टर्म्स आएंगे। तो एक बात सोचो जरा, ये स्क्वायर टर्म है, ये दो दो के प्रोडक्ट हैं, तो आई थिंक यहाँ से कुछ इसकी फील आती है क्या, P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन P6 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इन सारे के स्क्वायर्स आएंगे यहाँ पर, और दो दो का प्रोडक्ट आएंगे, स्क्वायर टर्म आएंगे दो दो का प्रोडक्ट। लेकिन बात ये कि दो दो के प्रोडक्ट के कितने टर्म्स आएंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच कंटेन्स 2 टर्म्स एट ए टाइम, दो दो को एक साथ लेके अगर हम बात करें तो आई थिंक 6 टर्म्स है, 6C2, 6C2 मतलब 15 टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 15 टर्म्स आएंगे। और यहाँ से मेरे को कितने टर्म मिल रहे हैं, हर एक का एक 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 टर्म, ये केवल 9 टर्म्स है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जब दो दो का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15 टर्म्स आएंगे, है ना। और प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटपुट की कभी निगेटिव तो होगी नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन 9 टर्म में 6 टर्म और ऐड कर देंगे तब ये पिक्चर बनेगी, तो डेफिनेटली ये इसके स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, इसमें टर्म्स कम है, और वो एक्स्ट्रा टर्म कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली ये तो बड़ी आसानी से हमने चेक कर लिया, P प्लस 2Q कैन नॉट गो बियॉन्ड 1। बहुत प्यारी बात की है मैंने यहाँ पर, मैंने आपसे दिल वाली बात की है, तो इसी दिल के साथ पढ़ते जाइए, दिल देते जाइए, पढ़ते जाइए, दिल देते जाइए और पढ़ते जाइए। ये रहा भाई सब बी पार्ट, डी पार्ट पहले किया है। चलिए भाई अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट, बी पार्ट में यार बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, गंदे से एक्सप्रेशन के लिए मुझे करना पड़ेगा कलर को चेंज। बी पार्ट, बी पार्ट क्या था, P ग्रेटर, एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर ले, आई थिंक 3P प्लस 2Q, 3P प्लस 2Q माइनस 1, पूरा इधर ले लिया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3P प्लस 2Q माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा 3P प्लस 2Q माइनस 1 जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये प्रूफ करना है मेरे को, मतलब ये चेक करना है, प्रूफ क्या करना है, चेक करना है ऐसा है या नहीं, इसको चेक करना है। चलिए भाई चेक करते हैं, 3P प्लस 2Q माइनस 1, तो 3 टाइम्स P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर अप टू P6 स्क्वायर, 3 टाइम तो ये आ गया, 2 टाइम्स Q,
ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। 2 टाइम्स P1 प्लस P3 प्लस P5 इंटू P2 प्लस P4 प्लस P6 3P प्लस 2Q माइनस 1, है ना। अब यार यहाँ पे टर्म देखो, 1 क्या हो जाए, 1 ऐसे देखो, ये सारे स्क्वायर टर्म है और ये दो दो का प्रोडक्ट है, ये स्क्वायर टर्म और ये दो दो का प्रोडक्ट है। 1 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दे रखी है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है 1, ठीक है ना। तो एक काम करते 1 को भी इन्हीं के टर्म में लिख दिया जाए, 1 को इन्हीं के टर्म में लिखेंगे तो थोड़ा कनेक्टिविटी भी बनेगी यहाँ पर, नहीं तो फिर ये टर्म 1 से कैसे रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो -1, तो 1 की वैल्यू हमने वहां से पुट कर दी, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6। बोलो भाई, कर सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब यार थोड़ा सा हिट्रोजीनियस सिस्टम आ गया, देखो ये सारे टर्म 2 डिग्री के, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो भी 2 डिग्री का। तो अगर ये टर्म की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आई थिंक आपकी फेस की स्माइल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये सारे टर्म भी 2 डिग्री होंगे, तो सबकी डिग्री सेम है, तो इनके बीच कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, अच्छे से कोरिलेशंस बनेंगे। बोलो दोस्तों, तो ये मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दी, 1 की वैल्यू ये ना पुट करके इसका स्क्वायर पुट कर दी। आप मेरे इंटेंशन को समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कुछ टर्म यहाँ से कुछ कैंसिल भी होंगे। तो अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, P1 स्क्वायर P2 उसका P6 स्क्वायर, तो वो एक एक बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस अप टू P6 स्क्वायर, 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब दो दो का जब प्रोडक्ट करेंगे तो यार यहाँ से आएंगे 15 टर्म, यहाँ से कितने टर्म आएंगे 15, लेकिन जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे कितने टर्म, आएंगे सिर्फ और सिर्फ 9 टर्म, है ना। तो अब ये 9 टर्म तो इधर के 15 टर्म से कैंसिल होंगे, लेकिन फिर भी इधर 6 टर्म और बचेंगे निगेटिव वाले। वो 6 टर्म कौन से होंगे जो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ से कैसे कैसे मिल रहे हैं, देखो P1 P2 मिल रहा है, P1 P4 मिला, लेकिन P1 P3 यहाँ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपनों का कभी मल्टीप्लाई होगा नहीं। P1 P3 नहीं मिला, P1 P5 नहीं मिला, P3 P5 नहीं मिल रहा, P2 P4 P2 P6 और P4 P6, ये 6 टर्म इस प्रोडक्ट से मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा 2 टाइम P1 P2 P1 P3 P1 P4 P1 P6 फिर P2 P3 P2 P4 इस तरह से। तो जो टर्म बचेंगे मैं डायरेक्ट इनको लिख रहा हूँ, -2 टाइम P1 P3 P1 P5 P3 P5, यहाँ से 3 टर्म लिखो, -2 टाइम्स P2 P4 -2 टाइम्स P2 P6 -2 टाइम्स P4 P6, ये टर्म नहीं मिलेंगे, है ना। तो अब जरा देखो यार, ये 6 टर्म्स लिखे हुए हैं और ये भी 6 टर्म लिखे हुए हैं, लिखे है ना। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल मिला के 12 टर्म्स हो गए और ये 6 टर्म। तो इस टर्म को जैसे ही देखा, इसको देखते ही कुछ याद आया, इसको देखते ही कुछ याद आया। क्या याद आया? एक P1 स्क्वायर लें, एक P1 स्क्वायर लें, एक P3 स्क्वायर, इसके साथ सेट कर दें। P1 स्क्वायर -2 P1 P3 प्लस P3 स्क्वायर, है ना। P1 P3 के साथ इसको सेट कर दिया, देखते रहना, एक बार P1 यूज हो गया, एक बार P3। इसको देखते ही फिर से एक सिमिलर थॉट, एक P1 ले, एक P5 ले। P1 स्क्वायर -2 P1 P5 प्लस P5 स्क्वायर, है ना। इसको देखते P3 ले लें, एक P5 ले लें, P3 स्क्वायर -2 P3 P5 प्लस P5 स्क्वायर, देखते रहो। तो स्क्वायर टर्म 2 और 2 4 और 2 6, 6 यूज हो गए। आगे बढ़ो, P2 P4 की बात कर लेते हैं। P2 स्क्वायर -2 P2 P4 प्लस P4 स्क्वायर। P2 P6 की बात कर लेते हैं। P2 स्क्वायर -2 P2 P6 प्लस P6 स्क्वायर। लास्ट टर्म P4 स्क्वायर -2 P4 P6 प्लस P6 स्क्वायर। अब जरा आप चेक कर लो यार, ये कितनी प्यारी सीन, कितना एलिगेंट सा सीन दिख रहा है ना। ये क्या बन गया, सॉस, सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, और 6 ब्रैकेट है। हर टर्म में दो दो का स्क्वायर है, तो 12 टर्म ये अपियर हो रहा है, हर टर्म दो दो बार अपियर हो रहा है। P1 स्क्वायर 2 बार है, P3 स्क्वायर भी 2 बार है, P5 स्क्वायर भी 2 बार है, सारे टर्म दो दो बार आ रहे हैं। तो आई थिंक 3P + 2Q - 1, इस एक्सप्रेशन पे मैं वर्क कर रहा था, और किस में कन्वर्ट हो गया, सॉस में कन्वर्ट हो गया। सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस P3 - P5 का स्क्वायर प्लस P2 - P4 का स्क्वायर प्लस P2 - P6 का स्क्वायर
प्लस P4 माइनस P6 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। अच्छा, और सम ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, तो आई थिंक वी हैव डन, है ना। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दिया। तो आई थिंक क्या क्या सही आया, आगरा, बॉम्बे और दिल्ली, ये तीन ऑप्शंस सही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, और कोई बेटर अप्रोच हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन को एक्टिव रखने से क्या होता है ना, अपने को एक फील आती है कि हाँ यार, आप कितना समझ रहे हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं, क्या अच्छा सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीचर से भी अच्छी अप्रोच निकाल लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल एक्टिव रखें, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया था, मैंने इस क्वेश्चन की ये चाइनीज सोल्यूशन निकाली, ये शॉर्टकट लगाया, ठीक है ना। तो उससे अपने को भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार बच्चे इस लेवल पर सोच रहे हैं, इनको ये वाली प्रॉब्लम कराते हैं कि बच्चे इस लेवल पर सोचे से थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलते हैं। चलिए भाई, एक और जानदार शानदार वजनदार प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन भाई साहब मैं एज ए चैलेंज देता हूँ हर बच्चे को, हर अच्छे बच्चे को, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से कुछ बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर भी पाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तुम लोगों से भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना यार, इसको अलग अलग रूम टेम्परेचर पे ट्राई करना, कम से कम 2-3 बार, है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। और अगर हो सकता है कि तुम कोई अच्छा मेथड निकाल लो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो सोचा तुम उससे अच्छा नहीं सोच सकते, ट्राई मैं यही करता हूँ कि भाई प्लेनेट का, इस अर्थ प्लेनेट का बेस्ट मेथड दूं मैं आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे ज़्यादा भी अच्छा कई बार हमारे बच्चे सोच लेते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना थॉट प्रोसेस, अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एस एक सेट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट एंड 2 फंक्शंस एफ एंड जी आर रैंडमली चोजन नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एस टू एस। मतलब एस एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, हमने एस टू एस 2 फंक्शंस डिफाइन किए, एफ और जी। ब्रैकेट में ये भी लिख दिया नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, ये जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों अलग, दोनों सेम फंक्शन भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा बोला है ना। इफ आर एफ कॉमा आर जी डिनोट द रेंज ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी, इफ आर एफ कॉमा आर जी डिनोट द रेंज ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी रेस्पेक्टिवली, एंड पी अपॉन क्यू डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट उनका इंटरसेक्शन फाई हो, उनका इंटरसेक्शन फाई, यानी एफ और जी की रेंज में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी आप क्या काम करोगे, इस एस से एस में एफ भी डिफाइन करोगे और जी भी डिफाइन करोगे, और इनकी रेंज को कुछ इस तरह से पिक करना है कि इनकी रेंज में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए। यानी जो एफ की रेंज में है उसको जी में नहीं लेना है, जो जी में है उसको एफ में नहीं लेना है, समझ गए क्या। और जब आप निकाल लोगे ये, तो पी मैंने पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आउट होता हूँ, तुम लोग जरा अप्रोच लो, सोचो जरा कैसे स्टार्ट करोगे। और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है तो आराम से सोच सकते हो, 4-5 मिनट का टाइम जरूर दो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है सोचना, है ना। कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपने उसको समझ लिया, तो उससे आपका ब्रेन वर्क नहीं किया। इंपॉर्टेंट होता है कि खुद से अटेम्प्ट दे, भले ही आपसे ना हो, मैं तो कहता ना हो यार, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सोचना तो आप तुम स्टार्ट करोगे ना, यही एक्चुअल तरीका होता पढ़ने का। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक गेम स्टार्ट करें क्या, गेम स्टार्ट किया जाए। यस सर, चलो एक काम करते हैं यार, अपने को चाहिए क्या, अपना फोकस यहाँ पर है। एक तो एस टू एस हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ को भी और जी को भी, लेकिन हमें ऐसे डिफाइन करना है कि दोनों के रेंज में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो एक काम करते हैं यार, एक सेट एक फंक्शन पकड़ के चलते हैं। ऐसा करते हैं, एफ की रेंज में क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो दोनों की रेंज में होगा, इसमें भी कम से कम एक, इसमें भी। कोई एक फंक्शन पकड़ के चलो, एफ की रेंज पर केस बनाते हैं। अगर एफ की रेंज में एक एलिमेंट है तो हम जी कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर एफ की रेंज में 2 एलिमेंट है तो जी हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और एफ की रेंज में अगर 3 एलिमेंट है तो हम जी कितने, 4 पर केस नहीं बनाएंगे। एफ की रेंज में अगर 4 एलिमेंट लोगे तो वो 4 यही 4 होंगे। तो जैसे जी डिफाइन करोगे तो जी नॉन नेगेटिव, मतलब जी जब डिफाइन करेंगे तो एक एलिमेंट तो कम से कम होना चाहिए ना रेंज में। तो मेकिंग केसेस ऑन द रेंज ऑफ एफ, हियर वी हैव टू मेक केसेस ऑन द make cases on the range of f, f की रेंज पर केस बनाएंगे, है ना। फॉलो मी, बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको समझा पाऊं। केस फर्स्ट,
है ना। केस फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू 1। अगर एफ की रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर एफ की रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, समझना जरा। ये एस सेट है, एफ 1 2 3 4, एफ किससे किस में डिफाइंड हो रहा है, एस टू एस, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारा पहला केस बहुत आराम से समझो, पूरा समझा के ही मानूंगा मैं। मैंने पहला केस बनाया, अगर एफ की रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ वेज, मैं नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं, कितने तरह से मैं डिफाइन कर पाऊंगा, सुनना जरा। मैं कहूंगा यार पहले इन चार में से वो एक एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसको एफ की रेंज में आप लेना चाहते हो। पहला केस कौन सा था, जब एफ की रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो पहले इन चार में से वो एक एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसको एफ की रेंज में लेना है। तो चार में से कोई भी एक एलिमेंट कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1। सपोज करो यार वो एलिमेंट मैंने ये सेलेक्ट किया, कौन सा सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया है। अब जब वो एलिमेंट मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो एफ की रेंज में यही एलिमेंट है, तो इसका मतलब चारों एलिमेंट 1 को ही मैप करेंगे, ये भी 1 को मैप करेगा, ये भी 1 को मैप करेगा, ये चारों एलिमेंट 1 को मैप करा दिए। तो एफ कितने से डिफाइन हुआ, सिर्फ एक इंटू 1, क्योंकि रेंज में एक ही एलिमेंट था, चारों 1 को मैप कर गए। ठीक है, अब इस कंडीशन देखो, जो एफ की रेंज में जिस एलिमेंट को लेना है उसको जी के रेंज में नहीं लेना है, क्योंकि दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो एफ की रेंज में अगर 1 ले लिया है तो इसको मैं बाहर क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, इसको पिक्चर से हटा दो। अब इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 3 4, इधर 4 एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट। बताओ इधर से इधर कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप। तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, 3। 2 को मैप कर सकता है, 3 को भी, 4 को, इसके बाद भी 3 चॉइसेस, इसके बाद भी 3 3 3। हाउ मेनी टाइम्स, 3 3 3 4 टाइम्स। तो 3 की पावर 4, 3 पावर 4 होता है 81, 4 इंटू 81 कितना आएगा, 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, 324। तो अगर f की रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है तो f और g को मैं कितने किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, 324 तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, सच दैट उनकी रेंज में एक भी कॉमन एलिमेंट ना आए। तो दिस इज द फर्स्ट केस। मूव ऑन द नेक्स्ट केस, कलर चेंज। केस सेकंड, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 2। अगर f की रेंज में 2 एलिमेंट्स है, f की रेंज में 2 एलिमेंट है, आइए भाई, अगर f की रेंज में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ वेज हम कितने तरह से f और g डिफाइन कर सकते हैं। f की रेंज में 2 एलिमेंट है तो पहले इन 4 में से वो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो जिनको f की रेंज में आप रखना चाहते हो। इन 4 में से वो 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो जिनको f की रेंज में रखना है। तो 4 में से 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन कितने तरह से हो जाएगा, 4C2। दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो वो एलिमेंट 1 और 2 मैंने सेलेक्ट किए, वो कौन से एलिमेंट सेलेक्ट किए मैंने, 1 एंड 2, ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए। अब ये 4 एलिमेंट को इन 2 एलिमेंट से मैप कराना है, लेकिन ध्यान रहे ये 2 एलिमेंट फंक्शन की रेंज में है। तो इसका मतलब ऐसा ना हो कि इन दोनों में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इन दोनों में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो इन 2 एलिमेंट 3 और 4 को थोड़े डिलीट कर दो, है ना। अब इधर से इधर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं, इधर से इधर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। या तुम ऐसे समझ लो कि मेरे पास 4 प्राइज हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्राइज हैं, ये 2 बच्चे हैं। इन 4 प्राइज को इन 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कंडीशन है हर बच्चे को कम से कम एक प्राइज
मिलना चाहिए, ये रेंज में आने चाहिए। ऐसा मत करना कि चारों को तुमने 1 से मैप करा दिया, ये खाली रह गया, चारों को 2 से मैप करा दिया, 1 खाली रह गया, तो फिर ये रेंज में 2 एलिमेंट नहीं आए। रेंज में एलिमेंट का मतलब है ये दोनों ही कनेक्टेड हो किसी ना किसी एलिमेंट से। तो अब इधर से इधर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइन करो। तो सबसे पहले तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 2⁴ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन। इसको डिलीट कर दो और इधर से इधर टोटल कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? 2⁴। तो इन टोटल में से एक फंक्शन वो होगा जिसमें चारों एलिमेंट 1 को मैप करेंगे, 2 खाली रह जाएगा, और एक फंक्शन वो होगा जिसमें चारों 2 को मैप करेंगे, 1 खाली रह जाएगा, ये ऑन टू नहीं होंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो एफ को तो हम इतने तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब एफ में जिन 2 एलिमेंट को रेंज में लिया था उनको जी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं लेना है, तो इन दोनों पिक्चर से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। अब देखो ये 4 एलिमेंट इन 2 से मैप कर रहे हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब ये नहीं बोलेंगे ये रेंज में है, ध्यान रखना। इन ये मत सोचना कि इनको रेंज मिला तो इनको भी रेंज मिलेगा, नहीं भाई, इनमें रेंज में एक एलिमेंट है 2, हमें 5 इंटरसेक्शन चाहिए था। तो अब इधर से इधर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इधर से इधर देखोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और इधर से इधर देखोगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये ध्यान रखना, नहीं तो इसी पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस आएंगे? 2, 2, इसके पास भी 2, 2, 2, 2, 2⁴। तो 4c2 होता है 6, 2⁴ होता है 16, -2 14, और 2⁴ होता है 16, है ना। तो 14 6 84 इंटू 16, 16 4 64, 6 कैरी, और 16 8 कितना होता है? 16 8 होता है 128, और 128, 128 प्लस 8 136। सही किया क्या मैंने? 16 4 16 4 ना ना ना, गलत किया, गलत किया। 16 4 64, 6 कैरी हुआ था ना, और 16 8 128, 128 प्लस 6 134, 134, 134, ये सीन बनेगा, है ना। अब लास्ट केस ले लिया मैंने, केस थर्ड। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू 3, अगर एफ की रेंज में 3 एलिमेंट है, अगर एफ की रेंज में 3 एलिमेंट है, आ जाओ भाई। ठीक है, एफ की रेंज में अगर 3 एलिमेंट है तो देखिए जरा, पहले मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन एफ एंड जी। पहले इन 4 में से वो 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो जिनको इनकी रेंज में रखना चाहते हो। तो 4c3 से वो 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। सपोज करो वो 3 एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट हैं। ठीक है। अब इधर से इधर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, यानी ये 4 एलिमेंट को इन 3 एलिमेंट से मैप कराना है। कंडीशन है कि इन 3 में कोई खाली नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, यानी इधर से इधर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए, है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। तो देखो पहले 4 को हटा दो, है ना। तो इनको समझ लेना, ये 4 मेरे पास क्या है? प्राइस है, डिफरेंट प्राइस है। 3 बच्चे, मेरे पास 4 डिफरेंट प्राइस है, और आप 3 स्टूडेंट हैं, आप खुद हैं, आपके 2 फ्रेंड भी हैं। मेरे को इन 4 प्राइस को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अंडर द कंडीशन दैट हर एक बच्चे को कम से कम 1 प्राइस मिले, है ना। तो मैं पहले मैं कंडीशन भूल रहा हूँ, पहले तो मैं ये देखता हूँ इन 4 प्राइस को इन 3 बच्चों में कितने डिफरेंट तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं पहला प्राइस देने जा रहा हूँ, कितने मेथड है? 3। आपको भी दे सकता हूँ, आपके लेफ्ट वाले फ्रेंड को भी दे सकता हूँ, राइट वाले को भी दे सकता हूँ, 3 तरह से दे सकता हूँ। जब ये पहला प्राइस दे दिया, अब दूसरे को कितने तरह से दे सकता हूँ? फिर से 3, तीसरे के भी 3, चौथे के भी 3। तो इन चारों प्राइस को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल मैनर्स, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी आएगी? 3⁴। टोटल मेथड्स कितने आएंगे? 3⁴। ये तो टोटल मैनर्स हो गए। टोटल मतलब इसमें वो मैनर्स भी होंगे जिसमें सारे प्राइज एग्जैक्टली 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, एक को कुछ नहीं मिला।
इसमें वो मैनर भी होंगे जिसमें सारे प्राइस एग्जैक्टली एक को ही मिले होंगे, दो को कुछ नहीं मिला होगा। और इसमें वो मैनर्स भी इंक्लूड है जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिला है, हर बच्चे के फेस पर स्माइल है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है ना। तो इनमें से दो आंसर हटाने हैं। कौन कौन से दो? जब चारों प्राइज एग्जैक्टली दो बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक को कुछ नहीं मिला, और जब सारे प्राइज एग्जैक्टली एक ही बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट हुए, दो को कुछ नहीं मिला, है ना। तो वो दो केस सब्ट्रैक्ट करने हैं, है ना। यहां से लिखता हूं। अब मैं वो केस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जबकि सारे प्राइज आप तीन में से केवल दो ही बच्चों को मिल रहे हैं और एक को कुछ नहीं मिल रहा। तो पहले तीन में से वो दो बच्चे सेलेक्ट करो जिनको प्राइज देना चाहते हो। तीन में से वो दो बच्चे सेलेक्ट करो। तो 3C2 से मैंने वो दो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। 3C2 से वो दो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। मान लो वो बच्चा एक आप है और एक आपके लेफ्ट साइड वाला फ्रेंड, है ना। अब मुझे चार प्राइज देने आप दोनों को। कंडीशन है कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिले, आप दोनों में कोई खाली ना रहे। तो अब मैं फिर से कंडीशन बोल रहा हूँ। पहला प्राइज देने के दो तरीके, दूसरे के पहले इनके टोटल मैनर निकाल लो इन दो बच्चों को देने के। इसके भी टू, इसके भी टू, इसके भी टू, इसके भी टू की पावर 4, है ना। लेकिन इन टोटल में से फिर से वही बात होगी कि एक वो मैनर होगा जिसमें सारा प्राइज आपके फ्रेंड को मिला, आपको कुछ नहीं मिला। एक मैनर वो होगा सारा प्राइज आपको मिला, आपके फ्रेंड को कुछ नहीं मिला। तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 -2। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वो केस सब्ट्रैक्ट हुआ जिसमें सारे प्राइस एग्जैक्टली दो बच्चों को मिले, एक को कुछ नहीं मिला। और एक केस वो सब्ट्रैक्ट करो जिसमें सारा प्राइस एग्जैक्टली एक ही को मिल रहा है और दो को कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो सारा प्राइस एक ही को मिल रहा है तो वो प्राइस तो आपको मिला या फिर आपके लेफ्ट वाले फ्रेंड को या फिर राइट वाले फ्रेंड को। -3, है ना। इसको निकालने के मैं आपको एक अल्टरनेट ट्रिक और बताऊंगा। ये जो चीज हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया हो कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पीएनसी में जो होता है उससे मैंने इसको सॉल्व किया है। इसकी एक और मेथड बताऊंगा, ग्रुपिंग मेथड, है ना। पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया इधर से इधर एफ डिफाइन करने के तरीके। अब इन तीनों को क्या कर देंगे यहाँ पर? एक्सक्लूड, क्योंकि इनको हमने एफ की रेंज में ले लिया था, इसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये चारों एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी को मैप करेंगे, तो इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट होगा। तो जी को डिफाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। 4C3 4 होता, 3 की पावर 4 होता 81, -2 की पावर 4 16, -2 14, और 14 3 जा 42 और -3। तो 4 इंटू 81 - 45, 81 - 45 कितना होता है? 81 - 45, 11 - 5 6, और 7 - 4 3 36। 4 इंटू 36 2 जा 72, 2 जा 144, इतना आ रहा है बच्चों, है ना। अच्छा, इसी को निकालने का एक और अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ मैं। इधर आता हूँ कॉर्नर में, इधर आ जाओ। इन केस किसी को ये प्रोसेस थोड़ा सा कम समझ में आई हो तो उसके लिए मेरे पास एक और अप्रोच है और आई थिंक ये तुमको पसंद आएगी। यार हमेशा सिखाया जाता है कि एक सेट से दूसरे सेट में अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने तो ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हो। कैसे? इनको बुक सपोज कर लो, ये 4 डिफरेंट बुक्स है मेरे पास और ये 3 बच्चे हैं। 4 बुक्स को 3 बच्चों को देना है। कंडीशन हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिले। तो सबको एक एक मिल जाएगी, लेकिन एक बुक एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब है 4 के ग्रुप साइज क्या बनेंगे? 2 1 1। तो 4 को 2 डबल 1 के ग्रुप साइज में डिवाइड करो, टोटल का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर। जब ग्रुप साइज इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल की पावर आती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड देते हैं। तो ये तो पार्टीशन करने के मैनर आ गए। तो ये 4 बुक्स के 3 पैकेट हम इतने तरह से बना सकते हैं। अब इन 3 पैकेट्स को इन 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैटर करेगा किस बच्चे को कौन सा पैकेट मिल रहा है, क्योंकि बुक डिफरेंट है। तो जितने बच्चे होते हैं उसके फैक्टोरियल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 24/4 6 हो गया। फैक्टोरियल 3 भी 6 होता है, 6 6 36। देखो चेक करो ये वाली अप्रोच और ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर? चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो तीन ही केस बनाने थे, तीनों बना लिए। पहले से आंसर आया था 324, दूसरे से 1344, तीसरे से 1444, बहुत बार आ रहा है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन एफ एंड जी कितना आएगा? 324, 1344, 144। क्या बात है यार, सभी के लार्जेस्ट 4 है। 4 4 12, 3 4 4 8 और 3 11 1।
3 3 9 और 2 11 1 2 1 1 2, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पहले एक आंसर था 324 1344, 324 1344 144, 4 3 जा 12, 4 4 8 और 3 11, 3 3 9 और 2 11 2 1 1 2। ठीक है, अब निकालना क्या था मेरे को? ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो फेवर में केस तो इतने बन जाएंगे 2 1 1 2, ठीक है ना? और नीचे कितना आएगा? एफ कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 4 की पावर 4 और जी भी 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 8 हो गया। 4 की पावर 8, आई थिंक एक 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना? तो एक 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 11, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 32 अपॉन 4 की पावर 7, 529 अपॉन 4 की पावर 7, 529 कोई आंसर है क्या? ओहो ओहो ओहो, कुछ करेक्शन है क्या? कैलकुलेशन में एरर कर दिया मैंने। लेट मी चेक वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। इन चार में से वो एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और इधर से इधर नंबर ऑफ फंक्शन आ जाएंगे। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 4 जा 324, बिल्कुल सही है। इसमें रेंज में दो एलिमेंट लिए तो 4C2 से उनका सिलेक्शन कर लिया, और 2 की पावर 4 टोटल फंक्शन -2 16 -2 14, ठीक है, और 2 की पावर 4 16 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर। 16 से जा 96 इंटू 14, 4 6 जा 24, 9 4 जा 36 38, 6 9 4 8 और 6 8 8 और 6 14, 9 और 3 12, 1 13, ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर एफ की रेंज में 3 एलिमेंट है तो पहले हमने चार में से वो 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और इधर से इधर नंबर ऑफ फंक्शंस भी डिफाइन कर लिए हमने। इधर से इधर नंबर ऑफ फंक्शन 3 की पावर 4, वो तो 36 आ ही रहे हैं, और इधर से इधर जब हम जी डिफाइन करेंगे उसका एक ही तरीका आएगा, तो 4 इंटू 36 यानी 144, फिर तीनों को मैंने प्लस किया है, 12 11 1 3 3 3 3 6 7 8, ये गड़बड़ कर दिया यार, ये ऐड गलत कर दिया है, जल्दबाजी में ही गड़बड़ होती है यार। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 8 और 3 11, 1 कैरी, 1 1 2 और 6 8, 1 8 1 2, 1 8 1 2 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, तो एक 4 अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना आएगा? एक 4 कैंसिल करूँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 21, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 अपॉन 4 की पावर 7। ऑड नंबर अब फर्दर कैंसिल नहीं हुआ, आई थिंक 453 था भी आंसर में। थैंक गॉड, थैंक गॉड, मैच कर रहा है यार, ठीक है ना? तो एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा, आई थिंक मैंने सही किया है। लास्ट में बस एक जगह गड़बड़ हो रहा था तो मैंने रीचेक किया। चलिए भाई, मूव करते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There are 12 cards leveled from 1 to 12. 3 cards denoted by ABC are drawn from the cards at the same time. 12 कार्ड्स है मेरे पास, उसमें 1 से 12 तक सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं ABC एट द सेम टाइम, मतलब तीनों कार्ड को एक साथ निकाला, तीनों कार्ड को मैंने एक साथ पिक किया है। अब ये गिवन है, गिवन दैट द नंबर ऑन बोथ द कार्ड्स ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो दो कार्ड जिनको मैं ए और बी बोल रहा हूँ उन पर नंबर दोनों पर या तो इवन है या फिर ऑड है, दोनों पर या तो इवन है या फिर ऑड है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए भाई, गेम स्टार्ट किया जाए। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3
माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2cx, लिमिट डाल दी थी 0 to a इक्वल टू 0, है ना। तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत गंदी सी दिख रही है ना। लेकिन हाँ, एक ए से डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड बाई ए से डिवाइड दे देते हैं तो, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2a स्क्वायर माइनस ए बी, 2 से डिवाइड दे दिया है, 2a स्क्वायर, हाँ 2a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 4c, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से काम कर ले, ए और बी पे रेस्ट्रिक्शन ए बी निकाल लेता हूँ मैं, ए बी आ जाएगा, 2 कॉमन ही ले लेता, ज़्यादा सही रहता, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 2c, ये आ रहा है, ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। अच्छा, अब इनकी कंडीशन पढ़ो जरा। इन्होंने कहा ए एंड बी आर ईदर इवन, मतलब नंबर ऑन बोथ द कार्ड ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड, दोनों पर ए और बी जो कार्ड है दोनों पर या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड होगा। लेकिन जो मेरे पास कंडीशन आ रही है, मैं यहाँ पर कुछ भी पुट करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ए बी कैसा होगा, इवन होगा। आप कुछ भी उठाओ, ए बी सी कुछ भी उठाओ, लेकिन ये प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट इवन एक ही केस में होगा, मतलब जब ये कंडीशन के भी नहीं, ए और बी दोनों कार्ड कैसे उठाने हैं, इवन नंबर वाले उठाने हैं, इवन नंबर वाले कार्ड उठाने हैं मेरे को। चलिए भाई, बोर्ड का पार्टीशन करते हैं, मूव करते हैं। तो ए बी अगर इवन है तो ए और बी कैसे होंगे, दोनों इवन, क्योंकि मेंशन कर दिया था या तो दोनों इवन या दोनों ऑड। अगर दोनों ऑड होंगे तो प्रोडक्ट ऑड आएगा, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब 1 बाई 1 चलता हूँ, ए और बी दोनों इवन, ए को केस देते हैं, ए को वैल्यू देते हैं, वहां से बी और सी निकालते हैं। तो पहला केस दे दिया, अगर मैं ए को 2 लेता हूँ, क्योंकि 1 से 12 तक कार्ड है, तो ए इवन क्या क्या 2 ले सकता है, 4 6 8 10 12, तो 1 बाई 1 इफ ए इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट कंडीशन बोल दिया। 1 इम्प्लाइज ए 2 है तो 2b इक्वल टू, ये कंडीशन देखते रहो क्या बन रही है, 2b इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 2c, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 4 प्लस 2c, ये आ गया, b इक्वल टू 4 प्लस 2c। तो a तो 2 है ही सही, b इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन b हमें कैसा चाहिए, इवन चाहिए, तो c को ऐसी वैल्यू दो जिससे b इवन आए। तो मैं 1 बाई 1 देता हूँ, अगर मैं c को 1 लेता हूँ तो फिर से b इवन आ जाएगा, c को 2 लेता हूँ, नहीं c को 2 नहीं ले सकते क्योंकि a को 2 ले लिया है, और तीनों कार्ड जब एक साथ हम निकाल रहे हैं तो दो कार्ड पर सेम नंबर तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये भी ध्यान देना। t2 नहीं होगा, t3 लेंगे तो 3 2 जा 6 और 4 10 हो गया, t4 लेंगे 4 2 द 8, हाँ c4 ले सकता हूँ मैं, t4 लूंगा 4 2 द 8 और 4 12, है ना। अब 4 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, 5 नहीं ले सकते, 5 2 द 10 और 4 14, तो 1 से 12 तक ही नंबर, तो 3 ही केस बनेंगे, यानी ए जब 2 लेंगे तो उस समय बी और सी पर 3 केस बन रहे हैं। नेक्स्ट केस, अगर मैं ए को 4 लेता हूँ, ए को 4 लेके इस कंडीशन में डालो, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 4b इक्वल टू 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2c, ऐसा कुछ आ जाएगा, 4b इक्वल टू 2 टाइम्स 16 प्लस 2c, है ना। कैंसिल कर देते हैं, 2 टू द 4, 4 से डिवाइड दे देते हैं, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 2 अंदर से 8 प्लस सी, बी इक्वल टू 8 प्लस सी, है ना। तो बी इवन आना चाहिए, बी कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो सी अगर 2 लेंगे, हाँ c2 ले सकते हैं, इफ c इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 10, c4 नहीं ले सकते क्योंकि a4 ले चुके हैं, तो c6 लेंगे, वो भी अलाउड नहीं है क्योंकि 14 बड़ा हो जाएगा, इसके आगे कोई केस बनेगा नहीं। नेक्स्ट केस, अगर मैं a को 6 लेता हूँ, 6 ले लो, तो 6b इक्वल टू 2 टाइम्स 6 6 जा 36 प्लस 2c, है ना। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, या 6 से ही कैंसिल कर देते हैं, 36 2 जा 72 हुआ, तो 6 से सीधे डिवाइड दो, ये 12 आ जाएगा, प्लस 4 बाई 6 मतलब 2 बाई 3c।
अब एक बात तो समझ में आ गया, सी को आप कुछ भी डालो, सी को 1 डालो, 2 डालो, वॉटेवर, 3 डालो, 6 डालो, जो भी कुछ डालोगे, लेकिन बी की वैल्यू 12 से हमेशा बड़ी आएगी। ये क्वांटिटी हमेशा 12 से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये 6 डालना यहाँ पर अलाउड नहीं है। ए को 6 डाल के कोई भी सी की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए बी डिफाइंड हो। अब जो 6 पर नहीं मिल रहा तो आई थिंक 8 पर भी नहीं मिलेगा। 8 डालेंगे तो 64 इंटू 2 128, 128 बाई 8 12 से बड़ा आ जाएगा, है ना। 10 डालेंगे 100 टू जा 200 20 से बड़ा आएगा। 12 डालेंगे 14288 बड़ा आ रहा है। तो आई थिंक जो भी केस बनने थे वो यही बन रहे हैं। 3 केस देखो यहाँ बन रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे एक केस, 4 ही ऐसे केस बन रहे हैं, है ना। तो जो ए बी सी अलाउड हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ए बी सी को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ए मैंने एक बार 2 लिया था, ए 2 लिया था तो बी 6 सी 1, बी 6 आया था सी 1, ए 2 लिया था, ए जब मैंने 2 लिया था तो बी 10 सी 3, बी 10 सी 3, ए 2 लिया था, बी 12 सी 4, फिर मैंने जब ए को 4 लिया था तो सी को 2 डालने पर बी 10 आया था। तो यही 4 केस बन रहे ए बी सी पर। ये वो 4 केसेस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और इस रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवर में 4 पॉइंट है, नीचे सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे? इन 12 में से मुझे 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं। कंडीशन है ए और बी या तो दोनों इवन या फिर दोनों ऑड। जब ए और बी दोनों इवन नंबर है, ए और बी दोनों इवन नंबर है तो 12 में 1 से 12 तक 6 इवन होंगे, 6 ऑड। तो 6 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, इवन नंबर, है ना। 2 इवन सेलेक्ट हो गए। अब मुझे सी सेलेक्ट करना, बच्चों 10 में से कोई भी एक, 10 C1 प्लस, अब जब ए और बी दोनों ऑड है तो 6 में से कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, वो ए और बी बन गए। अब बचे हुए 10 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करके सी बना दो, ये आई ये प्रोबेबिलिटी। 6 इंटू 15 10 जा 150 और ये भी 150, 4/300, 4/300 कितना होता है ये? 2/150, 1/75। हाँ, ये आंसर आएगा 1/75, 1/75 आई थिंक। हाँ, प्रोबेबिलिटी ही पूछा है तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर ये जो कंडीशन बनी थी ना, ए बी इक्वल टू 2 टाइम दिस, तो जो ये कंडीशन लेके चले थे ए या बी या तो दोनों इवन या दोनों ऑड, तो वो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए और बी दोनों इवन ही लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ तक तो मुझे पता आप लोग आ जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेट करके लिमिट डालना आसान है। अब यहाँ इस कंडीशन से आगे कैसे बढ़ना है ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि यहाँ तक आके जनरली बच्चे फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं कि सर केस कैसे बनाएंगे, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन दिख रही, फैक्टर वेक्टर भी दिख नहीं रहे, कैसे सोचूं, क्या करूं, क्या बताऊं। तो इसको इससे रिलेट करो, ए और बी दोनों इवन होंगे, ए बी अगर प्रोडक्ट ए बी इवन है तो ए बी दोनों इवन है। अब ऐसे एक केस बना लो कि एक एक करके ए को 2 लिया, इस कंडीशन में डाला, फिर देखा कि बी इवन होने के लिए सी की कौन कौन सी वैल्यू है, ए को पुट कर दो और फिर ये देखो सी की किस वैल्यू के लिए बी इवन आएगा। ए को 2 डाला, एक बार 4 डाला, 6 डाला, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पर वर्क करना मैंने यहाँ पर सिखाया, राइट हाफ पार्ट ऑफ द बोर्ड। चलिए, जे एडवांस 2019 में ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो जो बच्चा भी इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करे, खैर PYQ है तो आई थिंक काफ़ी बच्चों ने पहले भी किया होगा, मैं अपनी अप्रोच भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, कुछ अच्छा आपने सोचा हो तो आप भी बताइएगा। लेट मॉड एक्स डिनोट, ये मॉड नहीं होता, ये कार्डिनलिटी इसको बोलते हैं। लेट कार्ड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एक्स, मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, दिस एंड दिस बोथ है। जब इसके अंदर सेट लॉक होता है ना तो इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब ऐसे एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बी ए सैंपल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस, मतलब एक सेट मेरे को दे दिया गया, ये वाला एक सेट मेरे को दे दिया गया और ये बोला गया है इस सेट से मैं 2 इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, 2 इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ ए और बी। लेकिन इवेंट कैसी है? नॉर्मल नहीं है, ए और बी नॉर्मल इवेंट नहीं है। कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो मैं इस सेट पर, इस सैंपल स्पेस पर डिफाइन कर रहा हूँ। अब इनका क्वेश्चन क्या है? कह रहे देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए, बी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन।
करें ए और बी इवेंट्स के सेट को हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये क्वेश्चन है ना। आराम से देख लो, मैं थोड़ा 10-15 सेकंड के लिए स्क्रीन से आउट होता हूँ, सोच लो, पढ़ लो और ये सोचो कि इसमें स्टार्ट कैसे लोगे। ए और बी मतलब ए और बी दो इवेंट मुझे सेट एस से डिफाइन करनी है। ए और बी सिंपल इवेंट नहीं है, ए और बी कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है और ये इनके बीच रिलेशन दे रखा है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ज़्यादा होने चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। इंडिपेंडेंट इवेंट पर क्वेश्चन है तो एक काम कर लिया, इंडिपेंडेंट इवेंट दो इवेंट का जानते हो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने लेट कर लिया, हाँ मैंने लेट कर लिया, लेट number of elements set A equal to X, number of elements in set B equals to Y and number of elements in A intersection B equal to Z। A में X एलिमेंट ले लिया, B में Y और C में Z। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट है सिंस इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डेफिनेशन लगाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही पढ़ते थे। ज्वाइंट अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल अक्रेंस, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए में एलिमेंट कितने जेड और सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट है 6, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जेड बाई 6, ए में एलिमेंट कितने एक्स सैंपल स्पेस 6, तो ए की प्रोबेबिलिटी एक्स बाई 6, बी की प्रोबेबिलिटी वाई बाई 6, है ना। तो एक 6 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया x इंटू वाई इक्वल टू 6z, x इंटू वाई इक्वल टू 6z, ये रिजल्ट आ गया, है ना। अच्छा ये यहाँ पर ध्यान रखना कि a के एलिमेंट b से बड़े हैं तो यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा कि x जो है वो y से बड़ा है, x y से बड़ा है। तो एक काम कर लेते हैं यार, एक काम कर लेते हैं, इस साइड आते हैं, राइट हाफ पार्ट ऑफ द बोर्ड, है ना। वन बाई वन केस बनाते हैं, जेड पर केस बनाते हैं। जेड अगर 1 है तो एक्स वाई इक्वल टू 6 होगा, तो यहाँ से एक्स वाई कितने तरह से डिफाइन कर, मतलब ए और बी को डिफाइन करना ना, तो जेड पर केस बनाए तो आई थिंक सोचना आसान है। केस फर्स्ट, इफ जेड इक्वल टू 1, इसको 1 बोल देते हैं, 1 इम्प्लाइज, अगर मैं जेड मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट 1 लेता हूँ तो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई 6 आएगा। अब बताओ कि ये ए में एलिमेंट एक्स है, बी में एलिमेंट वाई है और एक्स इंटू वाई 6 है, तो प्रोडक्ट 6 है तो इसको दो तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना, इसको माइंड में रखना है, ए के एलिमेंट बी से ज़्यादा हैं। तो एक केस बन गया एक्स इक्व टू 6 ले ले, वाई इक्व टू 1 ले ले, दूसरा केस बन गया एक्स इक्व टू 3 ले ले, वाई इक्व टू 2 ले ले। ए में 6 एलिमेंट, बी में एक ही एलिमेंट, ए में 6 लेंगे बी में एक, पूरे सेट में ही 6 एलिमेंट है, तो ए में जब 6 लेंगे बी में 1 लेंगे तो ये अपने आप ही कॉमन हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ वेज, इसका केस देख लेते हैं कितने तरीके आएंगे। ए में 6 एलिमेंट लेने हैं, 6 में से 6 एलिमेंट लेने का सिर्फ एक ही तरीका है ना। ए में जब 6 ले लिए तो अब बी में इनमें से कोई भी एक इंटू 6c1, अब जब बी में इनमें से कोई भी एक लेंगे कॉमन तो वो जो बी में लेंगे वही दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस है ना, ए में 6 एलिमेंट का मतलब एक खुद सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के साथ हर इवेंट इंडिपेंडेंट होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं प्लस ये वाला, ए में 3 एलिमेंट है तो पहले 6 में से कोई भी 3 एलिमेंट 6c3 से सिलेक्ट कर लो, यहां पर थोड़े केयरफुल रहना। ए में 3 एलिमेंट लेने हैं, बी में 2 ऐसे लेने हैं जिससे ए और बी दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो जाए। ए में 3 एलिमेंट लो यहां से, बी में 2 एलिमेंट लो यहां से, लेकिन ऐसे लो सच दैट ए और बी दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो। जेड क्या था, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट। तो पहले मैंने ए में से 3 एलिमेंट ले लिए, 6 में से कोई भी 3, मान लो मैंने 1 2 3 लिए, 1 2 3 लिए, ये 3 एलिमेंट लिए। अब आपको 2 और एलिमेंट इसी सेट से चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि एक एलिमेंट ए और बी में कॉमन है। तो एक काम करो, जो ए में 3 लिए ना उनमें से पहले एक ले लो, एक उनमें से ले लो और एक इन 3 में से एक ले लो,
आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो 6C3 ये कितना आएगा, 6C1 6 होता है, 6C3 20 होता है, और 3 3 जा 9, है ना। तो ये कितना आएगा, 29 जा 180, 186 आ जाएगा। ये 186 आ गया, नंबर ऑफ वेज, है ना। नेक्स्ट केस बना लेता हूँ। इफ जेड इक्वल्स टू 2, 1 इम्प्लाइज जेड को अगर मैं 2 लेता हूँ तो एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा, 12, एक्स इंटू बाई 12 आ गया, एक्स इंटू बाई 12 आ गया। अब इसके केसेस बनाओ। एक केस अभी बन जाएगा कि एक्स में 6 ले लूँ, बाई 2 ले लूँ, एक्स 6 मतलब एक्स सैम्पल स्पेस बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। दूसरा केस x4 y3, तीसरा मत बना देना x3/4, क्यों नहीं बनाओगे, अबे नालायक, ये बोला था ना कि x y से बड़ा है, थोड़ा होश में रहना होता है सॉल्विंग के टाइम। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चन जस्ट लाइक बुलेट ऑफ राइफल, राइफल के बुलेट की तरह होते हैं, अगर एंगल डेल्टा थीटा भी चेंज हो जाए तो रेंज में, देखा, रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। समझ गई क्या, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है ना, जस्ट लाइक बुलेट ऑफ राइफल। जस्ट मिनट, ये निकल गया है, मिल गया है भाई। चलिए भाई निकालते हैं इसका आंसर। तो नंबर ऑफ वेज, ए में 6 एलिमेंट लेना है, लेने का एक ही तरीका है, बाई में 2 एलिमेंट लेने हैं, और बाई में 2 ऐसे लो जिससे ए और बी में 2 कॉमन आ जाए। जब ए में सारे के सारे हैं, ए में तो हमने सारे ले लिए ये, अब इसमें से कोई भी 2 लेंगे तो जो 2 लेंगे वो तो ए में पहले से ही है, तो अपने आप कॉमन हो जाएंगे। तो 6 में से कोई भी 2 एलिमेंट, ये हो गया। अब ये वाला केस देखो, ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 है, लेकिन बी में 3 ऐसे लो जिससे ए और बी में 2 कॉमन आ जाए। ए में 4 लो, बी में 3 लो, कहाँ से लोगे, यहाँ से, यहाँ से ए में 4 लो, बी में 3 लो, लेकिन ऐसे लो जिससे ए और बी में 2 कॉमन है। तो पहले 6 में से 4 ले लो, 6 में से 4 ले लो, 6C4, 4 उठा लिए। अब आप उसी सेट में से 3 एलिमेंट लो जिससे 2 कॉमन आए, तो 2 कैसे कॉमन आएंगे, जो आपने ए में 4 लिए उनमें से 2 ले लो, और बचे हुए 2 में से एक, बोलो यार सही बोल रहा हूँ, 3 एलिमेंट चाहिए तो ए में जो 4 लिए उसमें से 2 ले लो, बचे हुए 2 में से एक। 6C2 में तो 15 बोलता हूँ, प्लस 6C4 भी मैं 15 ही बोलता हूँ, 4C2 6, 15 6 92 जब 180, 180 प्लस 15 195। नेक्स्ट केस, अगर मैं जेड को 3 लेता हूँ तो x इंटू वाई कितना आएगा, 18, x इंटू वाई 18 आ गया। आई थिंक इसका सोल्यूशन क्या आएंगे, x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 3, दूसरा दूसरा x इक्वल टू, नहीं 9 थोड़ी बनेगा, 6 तो एलिमेंट है, 9 नहीं बनेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ही केस आएगा इसका, सिर्फ एक ही केस आएगा। ओनली पॉसिबिलिटी, x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 3, नंबर ऑफ वेज। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 का 6 एलिमेंट लेने के एक ही तरीका, बच्चों 6 में से कोई भी 3, 6C3, 6C3 होता 20, है ना। इधर आ जाओ, चौथा केस, इफ जेड इक्वल्स टू 4, आई थिंक अब आगे सारे सैंपल स्पेस के ही केस बनेंगे। 1 इम्प्लाइज x इंटू वाई इक्वल टू 24, 24 है तो सर एक ही केस होगा, x में 6 ले लो, y में 4 ले लो, x में 6, y में 4, x में जब सारे 6 ले रहे तो जो y में 4 लोगे वो सारे अपने आप ही कॉमन बन जाएंगे। और कोई दूसरा केस बनेगा, 8 और 3 नहीं बन सकता, क्योंकि बन यहाँ तो दिख रहा है लेकिन सेट S में केवल 6 ही एलिमेंट है, तो एक ही केस बनेगा। तो वेज कितने आएंगे, 6 के 6 एलिमेंट लेने का एक ही तरीका, 6C4, 6C4 का मतलब कितना हुआ, 6C4 का मतलब कितना होता है, 20 नहीं 15 होता है, 6C4 मतलब 6C2 15। एक और केस, अगर मैं Z को 5 ले लूँ तो 1 इम्प्लाइज x इंटू वाई कितना आएगा, 30। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ x 6 ले लें, y 5 ले लें, वेज कितना आएगा, ठीक है छोटा एक तरीका, 6C5, 6C, अरे यार ये मैं अगर बाइनोमियल में ही रखता तो ज़्यादा सही रहता। चलो खैर मैंने ऐड कर लिया, जेड को 6 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो x इंटू बाई, जेड को 6 लेंगे तो x इंटू बाई 36 हो जाएगा, और 36 सिर्फ एक ही केस में आएगा जब दोनों 6 6 हो, वो अलाउड नहीं क्योंकि x की वैल्यू वही से
बड़ी, तो आई थिंक यही केसेस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, एक काम कर रहा हूँ मैंने, बहुत सी जगह इन सबको ऐड कर लिया है, लेकिन मुझे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले सीन दिख रहे हैं जरा। ये मर्जेंटा कलर देखना, 6C1 पहले में, 6C2 दूसरे में, 6C3 तीसरे में, 6C4 चौथे में, और 6C5 पांचवे में, है ना। तो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 अप टू 6C5, ये तो आएंगे आएंगे। प्लस जो हमने कवर नहीं किए वो कौन कौन से हैं, ये कितना था, 29 जा 180, 180 अलग कर दो। और और भी था क्या, हाँ यहाँ यहाँ कहीं पर था, ये रहा, 15 या 92 था 180, 180 अलग कर दो। प्लस प्लस यहाँ पे केवल 6C3, यहाँ भी से नहीं, यहाँ पे प्लस और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही है। तो 6C1 6C2 6C, 2 रेस पर 6 आ जाएगा, 2 रेस पर 6 -2, दो टर्म मिसिंग, 6C0 6C6 मिसिंग है, प्लस 360, 2 रेस पर 6 कितना होता है, 64, 62 प्लस 360, 360 40, 422, 422 इज द आंसर। ये है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट प्रॉब्लम, एलिगेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो भाई जो भी इस बच्चा इस एलिगेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, 2 पार्ट सॉल्व कर ले, 3 पार्ट सॉल्व कर ले, कमेंट सेक्शन जरूर बताए सर आई हैव सॉल्व 2 पार्ट या 3 पार्ट ऑफ योर एलिगेंट प्रॉब्लम, है ना। इंटरेस्टिंग है, पढ़िए जरा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही जानते हैं आप, बहुत टफेस्ट साइड होती है ना, फाइनल में कभी नहीं हारती है, इंडिया को हमेशा हराती है। खैर बाकी तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। India and Australia play a series of n one-day matches and probability that India wins the match is half and loses against Australia is half। यानी दोनों टीम के इक्वल चांसेस हैं लीग मैचेस में, फाइनल में तो यार गड़बड़ी होता है, बेस्ट लक अपना काम नहीं करता। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम दे रखी है ना। n वनडे मैचेस की सीरीज चल रही, इंडिया जीते प्रोबेबिलिटी हाफ, ऑस्ट्रेलिया जीते प्रोबेबिलिटी हाफ। पहला पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। If n is not fixed and series ends when any one team completes its 4th win, then the probability that India wins the series। n is not fixed मतलब ये फिक्स नहीं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कितने मैच जीत खेलेगी, कितने मैच खेलेगी, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन सीरीज तब एंड होगी जब कोई टीम अपने पहले 4 मैच जीत लेती है। जैसे ही कोई टीम चौथा मैच चौथी विन मिल जाएगी, वहीं पर सीरीज एंड हो जाएगी। तो ये बताओ इंडिया के सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे ही कोई टीम अपनी 4th विन अचीव करेगी, सीरीज एंड हो जाएगी, इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस, है ना। इंडिया को जिताना है, क्या करना पड़ेगा, 4 विन चाहिए। तो या तो ऐसा होगा कि इंडिया 4 मैच खेले, और इंडिया 4 मैच खेले और चारों में विन आ जाए, चारों लगातार हरा दे, करा सकती इंडिया है यार, इंडिया हरा सकती है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि चौथी विन 5वें मैच में आए, चौथी विन किस में आए, 5वें मैच में आए, चौथी विन 5वें मैच में आए। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर तो विन है, और इन 4 पर 3 पर विन है, 1 पर लॉस है ना। चौथी विन 5वें मैच में आ रही है, 5वें, इसका मतलब पहले 4 में से किसी एक मैच में इंडिया हार रही है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि चौथी विन के लिए इंडिया को 6वां मैच खेलना पड़े, 6वां मैच 1 2 3 4 5 6, तो 6वें मैच में तो चौथी विन आई है, यानी 1 से लेके 5 मैचेस में से किसी 2 में इंडिया हार रही है, तो 2 पे हार रही है, 3 पे जीत रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया को चौथा मैच जीतने के लिए 7वां मैच खेलना पड़े ऑस्ट्रेलिया के साथ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें मैच में चौथी विन मिल गई। इसका मतलब पहले जो 6 मैच हुए हैं उनमें से 3 में, किसी 3 में इंडिया जीती है और किसी 3 में हारी है, 3 लॉस 3 विन, समझ गया क्या।
और अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो भाई इंडिया 7 मैच से ज़्यादा नहीं खेल सकती है, क्योंकि अगर 8वां मैच खेला, कुछ महान लोग ये भी बोलेंगे सर 8वां मैच क्यों नहीं खिलाया आपने, हमने तो उसकी टिकट खरीद रखी है, आपने 8वां मैच क्यों नहीं खिलाया। अरे नालायक बच्चे, 8वां अगर खेलेगी तो इंडिया नहीं जीतेगी, तुम जाके वहाँ क्या करोगे। अगर 8वां मैच हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज जीत जाएगी। समझ गए क्या। तो जिताना अपने को किसको है, इंडिया को जिताना है। आओ भाई, तो विन और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, 4 कंसेक्यूटिव विन 1/2 5वें मैच में जीत रही है, इसका मतलब पहले 4 में से किसी एक मैच में हार रही, 4-1। वो 4 में से वो एक ब्लैंक स्पॉट सेलेक्ट करो जहाँ पे हराना है इंडिया को, हार गए इंडिया। और जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2 5 मैच खेल रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 6वें मैच में सीरीज जीत रही, यानी पहले 5 में से कोई 2 मैच में हार रही, तो 5 में से पहले 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे एल डाल दो, बाकी 3 में डब्लू। और 6 मैच में सीरीज जीत रही है तो 1/2 7वें में खेल जीत रही, यानी पहले 6 में से किसी 3 मैच में इंडिया हार रही, 6 में से वो 3 बॉक्स सेलेक्ट किए, वहाँ पे एल डाल दिए, बचे 3 में डब्लू। और 7 मैच हो रहे हैं, जीतने हारने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब तुम लोग ये देख लो ये कितना आएगा, 1/2 अच्छा, आंसर के फॉर्म देख लेता हूँ मैं। अच्छा, 2 की पावर 7 टाइप के आंसर हैं, तो एक काम करते हैं, 2 की पावर 7 मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 की पावर 4 है तो 2 टू द 4 टू द 8 आ जाएगा, 2 की पावर 5 है तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, 2 की पावर 6 है 10 टू द 20 आ जाएगा, 2 की पावर 7 है 6 C3 20 होता ही है पहले से, 20 20 40 40 16 56 प्लस 64 एक बार चेक करना जरा कैलकुलेशन, 2 की पावर 7 है तो 8 आएगा, 2 की पावर 5 है 4 4 जा 16, 6 है तो एक 2 से मल्टीप्लाई 20, 6 C3 654 654 5 4 जा 20, सही है। 20 20 40 50 56 56 64 64/2 अच्छा 64/2 तो आंसर है ही नहीं यार। एक मिनट, 2 भी और ओके 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 2 भी तो कुछ होता है ना यार, तो कैंसर 2 6 होता ना ये, अननेसेसरी में टेंशन में आ गया मैं, 2 तो आ रहा 64 है ही नहीं, 1/2 आंसर है, यानी ए मैचेस टू आर, आगरा मैचेस टू राजस्थान, आगरा मैचेस टू राजस्थान, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। बी पार्ट, इफ एन इक्वल्स टू 7 देन प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मैचेस। इफ एन इक्वल्स टू 7 यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने मैच हो रहे हैं, कितने वनडे मैच है, 7। फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ इंडिया विंस एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, इस बात की क्या चांसेस है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कम 3 कंसेक्यूटिव मैच में जीतेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव विन चाहिए, आ जाओ भाई। 7 मैच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तीनों पे विन आ गई, एटलीस्ट एग्जैक्टली 3 विन, एग्जैक्टली 3 कंसेक्यूटिव विन नहीं बोला, एग्जैक्टली 3 कंसेक्यूटिव विन और एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव विन दो अलग अलग बातें हैं। तो एटलीस्ट बोला यानी पहले 3 में तो जीत रही है ना, और आगे पर हम सारे केस बना देते हैं, बहुत ही केयरफुल होकर इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है। आगे वाले बॉक्स में WL कुछ भी डाले तो इस तरह की कितनी स्ट्रिंग बनेंगी, 16, मतलब यहाँ पे जीत भी सकती हार भी सकती है, यानी कम ये 3 तो विन कर ही रही है, अगर इन सब पे WW आ गया तो सातों विन हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा केस, दूसरा केस है ना, अब ये वाले 3 जीत रहे, मतलब हमें ऐसे केसेस बनाने, बहुत अलर्ट मोड में केस बनाने, हमें ऐसे केसेस बनाने हैं जिससे हमारा कोई भी आंसर स्किप ना हो, ना ही कोई छूटे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आए। तो अब जब मैं दूसरा केस बना रहा हूं तुम्हें ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये केस इस ऊपर वाले केस से डिफरेंट होगा, इसका कोई आंसर ये टाइप की कोई भी स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से कभी भी मैच नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि मैंने पहले में इंडिया को हरा दिया, अब पहला इंडिया हार रही है, यहाँ पर पहला इंडिया जीत रही है, उसके बाद 3 लगातार जीतती है, उसका 3 लगातार एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव विन, और एटलीस्ट बोला है इसलिए मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन रखूंगा 2 2 2, तो इसके 8 स्ट्रिंग्स बनेंगे इस टाइप की, है ना। नेक्स्ट केस, अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडिया को हराया,
उसके बाद ये थ्री अब देखो यहाँ पर इंडिया हार रही है सेकंड मैच में, सेकंड मैच यहाँ भी जीत रही थी, यहाँ भी जीत रही है, यानी ये वाला केसेस जो है ना तो इससे मैच करेंगे ना इससे मैच करेंगे। और ये जो 3 ब्लैंक स्पॉट हैं ये हमने फ्री छोड़ दिए क्योंकि एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव विन बोला गया था, तो यहाँ पे जीतना हारना सब कुछ अलाउड है। तो फिर से कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी? 8। और आगे आते हैं। अब की बार मैं क्या करूंगा, थर्ड मैच में इंडिया हार रही है, उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव विन, है ना। अब देखो थर्ड मैच में इंडिया हार रही है, थर्ड मैच इसमें भी जीत रही है, इसमें भी जीती है, इसमें भी जीती है, तो ये वाले सारे केसेस ऊपर वाले सारे केसेस से डिफरेंट है। यहाँ पर फ्री चॉइसेस है, इंडिया जीते या हारे। तो फिर से कितनी स्ट्रिंग बन गई? 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये केस चौथे पे इंडिया हार रही है और इन तीनों पे जीत रही है, ठीक है। तो अब इन पे फ्री ऑप्शंस हैं, तो 2 टू द 4 टू द 8, कितना आंसर आएगा? 8 और आ जाएगा। देख लो भाई, सही है क्या? देख लो यार, सही है ना। लेकिन तुम्हें ये ध्यान देखना है कि इस मतलब कोई भी केस छूटे ना और कोई भी केस एक्स्ट्रा ना आए, ना कुछ एक्स्ट्रा आए ना कुछ छूटे, है ना। तो अब आपने सारे केस देखते होंगे, आपने कहा सर इसमें छूट तो कुछ नहीं रहा है, छूट तो कुछ नहीं रहा, आपने बहुत समझदारी से केस बनाए हैं। क्योंकि पहले में 3 लगातार विन था, दूसरे में पहले पे हार रही थी, इसमें दूसरे पे हार रही है, इसमें तीसरे पे हार रही है, इसमें चौथे पे हार रही है, इसमें चौथे पर हार रही है। लेकिन अब देखना नंबर ऑफ मैचेस है 7, नंबर ऑफ मैचेस है 7, तो चौथे पे हारने वाला केस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन चौथे में हारने का केस इसमें तो आ जाएगा ना। ऐसे समझना, जब हमने इसमें एक एल डाला होगा, हमने इसमें दोनों चॉइसेस ली, एल और डब्ल्यू दोनों लिया है, तो जब हम इधर एल डालेंगे इधर 3 डब्ल्यू डाल देंगे, एल इधर 3 डब्ल्यू इधर, तो ये वाला केस इस केस से मैच कर जाएगा, समझ गया ना। तो इसीलिए यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट है कि जनरली हम ऐसे करते करते चले आते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इसका केस पहली वाली से मैच कर जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस ऑड है यहाँ पर, समझ गया ना। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है। अब ऐसे ऑप्शन गिवन है तो बच्चे को दिख ही जाता है कि यार अब 2 टू द 4 टू द 8 ना बोल के टोटल 7 केस बनेंगे, 7 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इस केस के साथ मैच कर जाएगी। वो कौन सी मैच करेगी मैं बता भी देता हूँ। जो मैचिंग स्ट्रिंग होगी वो ये होगी, कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, कौन सी आएगी, इधर लिख देता हूँ, 3 डब्ल्यू 1 एल और 3 डब्ल्यू। चेक करो क्या ये वाली स्ट्रिंग इधर आ रही होगी, भाई इधर एल लगा डाल दो, इधर 3 डब्ल्यू, यस सर आ रही है। क्या ये वाली स्ट्रिंग में मतलब अगर ये 3 ब्लैंक बॉक्सेस में हम ये वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग इधर भी आ जाएगी इधर भी आ जाएगी, तो रिपीट हो जाएगी, उससे बचने के लिए 7, है ना। तो टोटल वेज कितने आ गए? 16 प्लस 8 8 8 8 3 24 प्लस 7 47 आ गई, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 47 स्ट्रिंग फेवर में होंगी। और सैंपल स्पेस की बात करें तो हर बॉक्स को 2 2 2 2 रेज पर 7, 47 अपॉन 2 रेज टू दी पर 7, कितने मैनर्स आएंगे? 47 अपॉन 2 रेज टू दी पर 7, यानी बॉम्बे मैचेस विद कतर, बॉम्बे मैचेस विद कतर, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी इफ एन इक्वल्स टू 7 देन प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन सीरीज थ्रू कंसेक्यूटिव विंस। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैच हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इंडिया विन सीरीज थ्रू कंसेक्यूटिव विंस, दैट इज देयर इज नो लॉस फॉर इंडिया आफ्टर एनी विन। मतलब इंडिया सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया से लेकिन कंसेक्यूटिव विंस के थ्रू जीते। कंसेक्यूटिव विन का मतलब है जीतने के बाद, अगर इंडिया ने कोई भी एक मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया तो जीतने के बाद हारना नहीं है। हार कर जीत सकते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को कारीगर कहते हैं, है ना। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जीतने के बाद हारना नहीं है भाई, हार कर जीत सकती है इंडिया लेकिन जीत कर नहीं हार सकती, ठीक है भाई। इंडिया को सीरीज जिताना है तो चलो जिताते हैं, इंडिया को जिताते हैं। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। कंडीशन वही है, इंडिया को सीरीज जिताना है लेकिन जीतने के बाद नहीं हारना है। तो एक केस तो ये हो गया कि भाई 7 मैच जीते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 जीत सकती है इंडिया। वर्ल्ड कप में 10 मैच लगातार जीती थी, इंडिया है तो जीत सकती है। फाइनल हार जाती है हमारी टीम, अनलकी है, ठीक है। तो 7 मैच लगातार जीत जाए,
या फिर ऐसा हो कि एक हारे और 6 जीते, एक हारे और 6 जीते, तो भी इंडिया सीरीज जीतेगी। लेकिन जो हारेगी वो मैच कौन सा होगा, ये सोचो जरा। कंडीशन क्या थी, जीतने के बाद हारना नहीं है, हार के जीत सकते हैं। यानी जो भी हार होगी वो स्टार्टिंग मैच में हो सकती है, यानी पहले में हार जाए और बाद के 6 जीत जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है इंडिया 2 मैच हार रही हो, अब 2 मैच हार रही है तो दो, ऐसा नहीं एक इधर हारी एक इधर बीच में हारी, अगर बीच में इधर हारी तो इधर डब्ल्यू लिख ही नहीं सकते आप। तो अगर 2 मैच हार रही तो स्टार्टिंग में 2 मैच हार जाए फिर 5 जीत जाए तो भी इंडिया सीरीज जीतेगी। या फिर हम 3 ऑस्ट्रेलिया हार रहे हैं और 4 जीत रहे हैं, तो जो 3 हारेंगे वो स्टार्टिंग के 3 मैच हार गए और बाकी 4 जीत। 3 से ज़्यादा नहीं हारना भाई, चौथा हार गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया उठा ले जाएगी कप। समझ गया ना, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बहुत टेंशन दे रही है, युवराज सिंह हमारा रिटायरमेंट ले चुका है। युवराज सिंह जैसा प्लेयर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, समझे क्या। रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कितनी स्ट्रिंग्स है अपने पास, 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग्स हैं आउट ऑफ टोटल कितनी, अगर 7 ब्लैंक बॉक्सेस बना दे तो 2 रेस टू द पावर 7, 4 अपॉन 2 रेस पावर 7। है कोई ऑप्शन, यस सर, पी फॉर पंजाब, कैलकाटा मैचेस विद पंजाब। ठीक है ना। अब 4 ही पार्ट है, 1 1 मैपिंग होती है, ये आई गया ये आई गया ये आई गया, इसका मतलब है डी का आंसर आएगा क्या, एस। ये आप कहेंगे सर मैनी वन भी तो हो सकती है, मैनी वन भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इफ एन इक्वल्स टू 7 प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया डज नॉट विन 2 कंसेक्यूटिव मैचेस। कह रहे अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैच कराए जाएं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मैच में विन ना करे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मैच में विन ना करे, है ना, डी पार्ट। यानी हमने 7 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 बॉक्सेस में क्या डालना, डब्ल्यू डालना और एल, डब्ल्यू और एल, डब्ल्यू मतलब इंडिया जीत रही है, एल मतलब इंडिया हार रही है। लेकिन अब इन 7 ब्लैंक बॉक्सेस में डब्ल्यू और एल कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं सच दैट कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस में डब्ल्यू फिल नहीं करना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस में डब्ल्यू फिल नहीं करे। बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है, जैसे नहीं कि एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, ये सब बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर रिकरेंस यूज होता है यार, यहाँ पर क्या यूज होता है, रिकरेंस, क्योंकि आप काउंटिंग से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गिन गिन कर निकालोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इसको बेटर तरीका होता है रिकरेंस रिलेशन यूज करना। तो लेट एन डिनोट्स the number of ways for India, an denotes number of ways for India, n be the number of ways for India such that no two consecutive win occurs in n matches। मतलब ये n मैचेस में n के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, उससे बाद में a7 निकाल दूंगा। मतलब an वो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें मैं इन ब्लैंक बॉक्सेस को w और l से फिल कर रहा हूँ सच दैट कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स में w नहीं आ रहा है। तो अब एक रिकरेंस रिलेशन में प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना। तो जब मैं इन बॉक्सेस को फिल करूंगा तो लुक एट द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स पर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस आएंगे, या तो मैं इसमें w फिल करूंगा या फिर मैं इसमें l फिल करूंगा। अगर मैं इसमें l डालता हूँ, अगर मैं इसमें l फिल करता हूँ पहले वाले बॉक्स में, तो अब इस पर कोई नई कंडीशन नहीं है, क्योंकि l है तो यहाँ पर l और w दोनों आ सकता है, समझ गए ना। तो अगर n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर an है तो इन n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर कितने होंगे, an-1, an-1 मैनर होंगे। लेकिन इन केस अगर पहले वाले बॉक्स पर W आता है, पहले वाले बॉक्स पर W आता है, तो अब ये बॉक्स फ्री नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर रेस्ट्रिक्शन, इंडिया को 2 मैच लगातार नहीं जिताने हैं, है ना। कि 2 लगातार जीती है तो इंडिया फाइनल हार जाती है, इंडिया को 2 लगातार नहीं जिताने, अगर पहला जीती है तो दूसरा हरवा देते हैं, ये कंपलसरी इसको हरवाना। अब आगे ये जो बॉक्स है ये फ्री है, इस पर W भी आ सकता है और L भी आ सकता है। तो इन अगर n बॉक्सेस को फिल करने की कंडीशन अगर n है,
n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर अगर an है तो इन n-2 बॉक्सेस को फिल करने के फिर से वही मैनर होंगे जो स्टार्ट के लिए n बॉक्सेस के लिए थे, दैट इज an-2, है ना। तो यही दो केसेस बनेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ गया। एक रिकरेंस जैसा फिबोनाची में बनता था कुछ वैसा ही बन गया। इनिशियल कंडीशन जरूर डिफरेंट हो सकती है। ये हमारा एक रिकरेंस रिलेशन जनरेट हो गया विद बाउंड्री कंडीशन निकाल लेते हैं। A1 मतलब अगर एक ही मैच कराया जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तो इस बॉक्स को कितने तरह से फिल कर सकते हैं, दो तरह से, W और L दोनों डाल सकते हैं। अगर दो मैच कराए जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तो इसको कितनी तरह से WL, LW, LL तीन तरह से फिल कर सकते हैं। WW नहीं डालेंगे, WW मतलब दो कंसेक्यूटिव विन इंडिया को अलाउड नहीं है ना। ये आ गया। अच्छा A1 आ गया, A2 आ गया। जब n को 3 डालो तो A3 कितना आएगा, A3 आएगा A2 प्लस A1, यानी पीछे के दो टर्म ऐड करो और तीसरा टर्म लिख दो। तो ये सीक्वेंस कैसे चलेगी, A1 2 है, A2 3 है, A3 क्या आएगा, इन दोनों का पीछे वाले दो टर्म का सम 3 + 2 5। अब A4 क्या आएगा, पीछे वाले दो टर्म का सम 5 + 3 8। अगला इन दोनों का सम 8 5 13। अगला 13 + 8 21। हमें A7 चाहिए था 1 2 3 4 5 6 13 21 + 13 21 + 13 कितना आएगा 34। ये आ गई A7 की वैल्यू, है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 34/2 raised per 7, दैट इज 17/2 raised per 6। आई थिंक यही ऑप्शन बचा था अपना, 17/2 raised per 6, यानी दिल्ली मैचेस विद सूरत, दिल्ली मैचेस विद सूरत। ये आ रहा है यार, ठीक है। चलिए भाई मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या दे रखा है, गिवन मैट्रिक्स A equals to A11, A12, A21, A22 where Aij belongs to 0 1 2 3 4 and elements of matrix A are not necessarily different। एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का है और इसके एलिमेंट्स मुझे कहाँ से उठाने हैं, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं, उनसे ही इस मैट्रिक्स को मुझे फॉर्म करना है। और ये बोला गया है कि इस मैट्रिक्स से एलिमेंट जरूरी नहीं है डिफरेंट हो, मतलब इनमें से बहुत से एलिमेंट मैं सेम भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अब ये चार ऑप्शन हैं, पहले पर सारे चेक करने हैं। वन ऑफ मोर देन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पहले 6-8 साल पहले मैंने कभी टेस्ट पेपर में बनाया था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी की यही तो ब्यूटी है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी घुस जाएगा, इसमें मैट्रिक्स भी घुस जाएगा, पीएनसी तो यूज होता ही होता है ना, इनवर्स फंक्शन कुछ भी घुसा सकते हैं यार, मतलब यही एडवांस की ब्यूटी होती है, मल्टी कंसेप्चुअल, यानी बहुत सारे टॉपिक को कवर करके भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक जानते ही हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज होती है, जैसे ए सी, अगर मैं इधर x लूंगा तो इधर भी x लेना पड़ेगा, यानी ये डायगोनल मिरर का काम करता है, ये और ये इसकी इमेज होंगे। तो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर बनाना हो तो केवल 3 चेयर लगाओ, आपको चौथी चेयर लगाने की जरूरत नहीं, इस स्पॉट पे कोई चेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट इधर डालोगे उसी की मिरर इमेज वही एलिमेंट इधर आएगा, है ना। तो पहला पार्ट बोला प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, इस चेयर पर कोई एलिमेंट, कितने एलिमेंट आपके पास 5, तो इसको 5 तरह से फिल कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट डाल दो। और इन्होंने मेंशन किया कि एलिमेंट जरूरी नहीं डिफरेंट हो, आप सेम एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, जिस एलिमेंट को इधर लिया उसको इधर भी ले सकते हैं। तो इसके फिल करने के 5 ऑप्शन, तो इसके भी 5 और इसके भी 5, यानी फेवरेबल केसेस कितने हो गए 5Q। और इसको फिल करने का सिर्फ एक ही मैनर हुआ, क्योंकि जो इधर आएगा वही इधर आएगा, ठीक है 5Q। और नीचे सैंपल स्पेस मतलब 4 ब्लैंक बॉक्सेस को इनसे फिल करना है, 5 की पावर 4, आंसर इज 1/5। तो ये तो सही है भाई, ये तो सही है। मैट्रिक्स सिमेट्रिक को, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ए सही बी गलत, ठीक है ना। सी पार्ट, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 4 देन प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ट्रेस ऑफ ए 4 है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो। अगर ट्रेस ए 4 हो तो सी पार्ट की तरफ चलते हैं, ट्रेस ऑफ ए 4 है, तो वो वाले केसेस सोचो जब ट्रेस 4 मिल रही हो। एलिमेंट क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4, तो एक तो 0 4 हो सकता है, 1 3 हो सकता है और 2 2 भी हो सकता है। तो आई थिंक 3 केसेस बनेंगे, एक तो ये 0 4,
04 वाला केस, 13 वाला केस, अच्छा यार इसके इंटरचेंज हो ही जाएंगे। 04 में जितने केस बनेंगे उतने ही 40 में भी बनेंगे, 13 में जितने बनेंगे उतने ही 31 में, कोई भी एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और एक और केस बन जाएगा जब 2 इधर आएगा, है ना। तो ट्रेस ऑफ ए 4 हो गया, लेकिन कह रहे ट्रेस ऑफ ए 4 है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल होने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एस सेट में जो एलिमेंट है उनको भी मैं नोट कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 ये दे रखा है। तो ट्रेस ऑफ ए 4 के मेरे सारे केस 5 केस बन रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कलर चेंज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पहले तो नीचे आ जाओ यार यहाँ चेयर्स लगाओ। तो ट्रेस ऑफ ए 4 चाहिए, तो 4 तो दिख ही रही है, तो इस बॉक्स को हम कितनी तरह से फिल कर, इसको 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है। तो पहले हम सैंपल स्पेस निकाले, केवल ट्रेस ऑफ ए 4, इसका डिटरमिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो नीचे नीचे वाले केस टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनके ट्रेस 4 हो, तो 5 का स्क्वायर, और इसका भी 5 का स्क्वायर, वही केस बनेगा इंटू 2। इसका केस निकालो, इधर भी चेयर लगाओ, तो 5 स्क्वायर और जितने ऊपर के उतने नीचे के। इसका केस बनाओ तो ये कितना आएगा, 5 स्क्वायर इंटू 1, इसका सिर्फ एक ही केस बनेगा, यानी 50 50 100 125। 125 मैट्रिसेस ऐसे बना सकते हैं जिसकी ट्रेस 4 होगी। There are 125 such matrices whose trace is equals to 4. But out of these 125 matrices, we have to find number of those matrices whose determinant value is not equals to 0. तो इन 125 में से ऐसे अपन कितने बना पाएंगे जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो पहले इस पर फैमिली में देखते हैं। देखो इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये वाला प्रोडक्ट 0 है। जब ये प्रोडक्ट 0 है तो फिर ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये प्रोडक्ट 0 कब नहीं होगा, जब इनमें से कोई भी एलिमेंट 0 ना हो। इधर 0 डालो या इधर 0 डालो तो प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये वाला प्रोडक्ट 0 ना बने, ये वाला प्रोडक्ट। तो एक काम करो, 0 का पिक्चर से हटा दो, 0 को डिलीट कर दो। इन 4 एलिमेंट्स को यूज करो, 4 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पर, 4 स्क्वायर, समझ गया ना। 4 स्क्वायर आ गया, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ठीक है। और इंटू 2, इंटू 2, क्योंकि 4 स्क्वायर इसके लिए, 4 स्क्वायर इसके लिए, प्लस अब इधर आओ, ये वाला प्रोडक्ट 3 है तो ये प्रोडक्ट 3 नहीं बनना चाहिए। ये 3 कितने तरह से बनेगा, पहले तो देखो टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5 का इसका 25 बना सकते हैं हम। मैट्रिक्स कितने बना सकते हैं, 25। लेकिन ये प्रोडक्ट 3 कितने तरह से बनेगा, 2 तरह से, इधर 3 इधर 1, इधर 1 इधर 3, तो वो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ गया ना भाई। ये प्रोडक्ट 3 है तो ये 3 सिर्फ 2 तरह से बन सकता है। तो इन 2 बॉक्सेस को टोटल कितने तरह से फिल कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये वाला केस। और वो 2 तरीके सब्ट्रैक्ट कर दी जिसमें ये प्रोडक्ट 3 बन रहा था, और इसका छोटा भाई नीचे सेम केस इसमें बन जाएंगे। आगे आओ, ये प्रोडक्ट मुझे 4 नहीं बनाना, तो 4 ये 3 तरह से बन सकता है। 1 4 जा 4 होता है, 1 4 ले लें, 4 1 ले लें, 2 2 ले लें। तो इसमें 5 स्क्वायर माइनस 3 है ना, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनका इंटरचेंज पॉसिबल नहीं। इसमें 2 2 से क्यों किया, क्योंकि इनका इंटरचेंज कर सकते हैं। काउंट करो, 4 4 जा 16, 2 जा 32, और 32, 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 23, 2 जा 46, प्लस 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22, अपॉन 50 प्लस 50 प्लस 25, ये कितना हुआ, 32 प्लस 46 कितना होता है, 32 प्लस 46 होता है 78, 78 और 22 100, ऊपर 100 है, नीचे 125 है, 25 से कैंसिल भी हो जाएगा, आंसर 4/5, आंसर इज 4/5, थैंक गॉड। अगर ट्रेस ऑफ ए 4 है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, प्रोबेबिलिटी इज 4/5। यानी हर 5 में से 4 मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। चलिए भाई मूव करते हैं। अब डी पार्ट है, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अरे वाह, यानी ये वो केस हो गया, इफ ट्रेस ऑफ ए 4 और डिटरमिनेंट 0 ना हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी जिसके लिए A11 और A22 इक्वल आएंगे।
इसका मतलब इसका जो सैंपल स्पेस है वो इसका फेवरेबल केस बन गया। इसमें यही तो बोला गया था ट्रेस A4 और डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो ये वाले केसेस हमने पी यहाँ बनाए थे यार, ये देखो ये वाले केसेस, मतलब ये वाले सारे केसेस, कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाले सारे केसेस जो हैं अगली इवेंट डी के लिए सैंपल स्पेस बन जाएंगे, है ना। तो आ जाओ भाई डी पार्ट में आते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ट्रेस ऑफ A4 और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये सैंपल स्पेस में 4 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3, है ना। ये तो सैंपल स्पेस में आ गया। अब मुझे देखना है कि क्या देखना है कि A11 और A22 बराबर हो, यानी इस फैमिली के एलिमेंट देखना है। तो इस फैमिली में ऐसे कितने मैट्रिसेस हम बना सकते हैं जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो इस फैमिली का वाला तो यही आ रहा था आई थिंक, हाँ 5 स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि भाई 25 टोटल बनेंगे, ये 4 ना हो तो 1 4 हटा दो, 4 1 हटा दो, 2 2 हटा दो, मतलब कुछ बेस थ्योरम जैसा क्वेश्चन हो गया। ये टोटल तरीके हो गए, ये वाला केस हो गया फेवर वाला। तो 25 माइनस 3 ये होता होगा 22, और नीचे कितना आ रहा था 100 था, ये 22/100 मतलब 11/50, यस 11/50, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास क्या आ गई 11/50, 11/50, ठीक है ना। चलिए भाई अब देखिए ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रिसेंटली आया था 2000 आई थिंक 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला गया, 2 players P1 and P2 play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair dice once. हर प्लेयर एक फेयर डाई थ्रो करता है वेयर द 6 फेसेस ऑफ द डाइस हैव 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स। लेट x and y denote the readings on the die rolled by P1 and P2 respectively. गेम क्या, 2 प्लेयर P1 P2 खेल रहे हैं। हर राउंड में क्या होता है, हर प्लेयर के पास एक एक डाई है, वो अपनी अपनी डाई थ्रो करता है, और P1 के डाइस पर x आता है अपर फेस में, P2 के डाइस पर y आता है। कह रहे अगर x y से बड़ा है, यानी P1 का स्कोर P2 से बड़ा है तो P1 को 5 पॉइंट्स मिलेंगे, P2 को 0। अगर x इक्वल टू y है, दोनों का स्कोर सेम आता, दोनों का सेम नंबर आता, तो दोनों को 2-2 पॉइंट, मैच टाई होगा तो दोनों को 2-2 पॉइंट। और अगर P1 का स्कोर P2 से छोटा है तो P1 को कुछ नहीं मिलेगा, P2 को 5 पॉइंट्स। बस इस तरह से गेम चल रहा है, मतलब जैसे मैं और तुम एक गेम खेल रहे हैं, है ना। एक डाइस मेरे पास, एक डाइस तुम्हारे पास, मैंने डाइस थ्रो किया, तुमने भी डाइस थ्रो किया। अगर मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से बड़ा आएगा तो मैं जीतूंगा, मेरे को 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम्हारा नंबर मेरे से बड़ा आएगा तो तुमको 5 पॉइंट मिलेंगे, मेरे को 0 मिलेंगे। इन केस मैंने भी थ्रो किया, तुमने भी थ्रो किया, दोनों का सेम नंबर आ गया, मेरा भी नंबर 3 आया, तुम्हारे भी नंबर 3 आया, यानी मैच टाई हो गया, कोई नहीं जीता। तो इसके तो 2 पॉइंट मेरे को मिलेंगे, 2 पॉइंट तुम्हारे को। मैच टाई होगा तो दोनों को 2-2 पॉइंट, इस तरह का गेम है। अब xi and yi be the total scores of P1 and P2 respectively after playing the ith round। अच्छा ith राउंड खेलने के बाद xi क्या है, मेरा टोटल स्कोर, मतलब मैंने हमने i राउंड खेले, यानी i बार पार्टिसिपेट किया, i ट्रायल्स लिए इस गेम में, और मेरा टोटल स्कोर xi है, तुम्हारा टोटल स्कोर yi है ना। तो अब ये सब पूछा है कि x2/2 से बड़ा हो, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2 हो, x3 इक्वल टू बाई 3 हो, ये यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, और x3 ग्रेटर देन बाई 3 हो, है ना। तो आ जाओ भाई, तो पहले तो ये देखते हैं कि मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ, तुम एक डाइस थ्रो करते हो, मैं तुमसे जीतूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम मेरे से जीतो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दोनों में से कोई ना जीते इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले ये निकालते हैं। तो यार ये एक्चुअली 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट हो गया, 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट जो हम लोग प्रोबेबिलिटी के पहले लेक्चर में ही तुम लोग को सिखाते थे। एक करली ब्रैकेट याद करो, जैसे दोनों डाइस एक साथ थ्रो कर दिए जाए, सुनना, मेरे पास एक डाइस तुम्हारे पास है ना, और रेफरी यहाँ बैठा हुआ, वो क्या करेगा, हम दोनों का डाइस ले लेगा और खुद थ्रो कर देगा। मेरा डाइस ग्रीन कलर का, तुम्हारा डाइस रेड कलर का, है ना। तो ग्रीन कलर का डाइस पहला वाला हो गया, रेड वाला दूसरा वाला। तो दोनों के आउटकम देखो, याद करो, 2 डाइस का 1 1 1 2 1 3
है ना, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 21, 22 से लेकर 26, 23 और बना देते हैं, फिर 3132 से लेकर 36 एंड अप टू सोन 6162 से लेकर 66। बताइए, अगर हम और तुम दोनों लोग अपने अपने डाइस रखो तो ये 36 इवेंट्स होंगी। लेकिन इन 36 इवेंट में से ध्यान से देखो, इन 36 इवेंट में ध्यान से देखो, डायगोनल में जो एलिमेंट 6 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 1 2 2 6 6, ये वो एलिमेंट है जिसमें हमारा और तुम्हारा स्कोर इक्वल आया, x इक्वल्स टू वाई, डबलेट भी इसको बोलते हैं। लेकिन डायगोनल के नीचे देखो तो पहला कोऑर्डिनेट दूसरे से बड़ा है, यानी मेरा स्कोर तुमसे बड़ा आया है ना। तो ये नीचे जो डायगोनल के नीचे वाले जो पोर्शन में एलिमेंट्स आएंगे, ये वो नंबर्स होंगे जिसमें मैं जीतूंगा, ये हमारे फेवर में होंगे, x ग्रेटर देन y, ये मेरे को तुमसे जिताएंगे। और डायगोनल से ऊपर वाले जो आएंगे, डायगोनल से ऊपर जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तुमको, ये तुम्हारे फेवर में आ गए, ये इसमें x y से छोटा है। तो टोटल इस सेट में कितने एलिमेंट, 36, 36 में से 6 तो ऐसे हैं जिसमें दोनों हम दोनों का स्कोर इक्वल है। 6 के बाद नीचे 15 नीचे आएंगे, 15 ऊपर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं तुमसे जीतूं इसकी प्रोबेबिलिटी को 15/36, तुम मेरे से जीतो वो भी वही बात है, जितने तरह से मैं जीतूंगा उतने तरह से तुम जीतोगे, और इक्वल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन y, मेरा स्कोर तुमसे बड़ा है या फिर तुम्हारा स्कोर मेरे से बड़ा है, ये बिल्कुल सेम रहेगा, 15/36, यानी 3 से डिवाइड भी दे दें तो 5/12। और प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू वाई, हमारा तुम्हारा दोनों का स्कोर इक्वल आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/36, 6/36 मतलब 1/6, मेरा और तुम्हारा दोनों का स्कोर इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं आगे। पहला पार्ट था x2 ग्रेटर देन, मेरे ख्याल से पहला पार्ट ये कर लेते, x2 ग्रेटर देन y2 वाला, है ना, ये वाला पार्ट पहले करते हैं और इसकी एक कॉपी भी कर लेते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट नहीं, पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, ये पहले करूंगा क्योंकि ये दो इवेंट बनेंगे ना। प्रोबेबिलिटी दैट x2 ग्रेटर देन y2, तो पहले तो इसका मीनिंग समझो। x2 ग्रेटर देन y2 का मतलब मैं तुम्हारे साथ दो बार खेल रहा हूँ, एक बार डाइस थ्रो किया, एक अटेम्प्ट हुआ, दूसरी बार डाइस थ्रो किया, दो अटेम्प्ट, यानी दो ट्रायल लिए इस एक्सपेरिमेंट के, दो राउंड हुए। अब दोनों राउंड का मेरा टोटल तुम्हारे टोटल से बड़ा हो, मैं जीतो तुम हार जाओ, तो इसमें कौन कौन से केसेस बनेंगे भाई। एक केस तो ये बनेगी सर दोनों के दोनों आप ही जीत जाओ, सर आप ही जीतो, सर आप हमारे गुरु हैं, मास्टर हैं, तो आप ही जीत जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि सर एक तो आप जीत जाओ और एक में हम भी दम लगाएं, आप भी दम लगाओ, और दूसरा मैच टाई हो जाए। एक आप जीत जाओ, आप बड़े हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन है हमारे लिए, लेकिन दूसरा क्या हो, सर इतना मुझे मत हराओ, दूसरा मैं टाई करा दूंगा। तो यानी अगर एक जीतूंगा एक टाई होगा मैच, तो मेरे तो 7 पॉइंट्स आएंगे, तुम्हारे 2 पॉइंट आएंगे। बोलो भाई, यही केस हुआ। अच्छा, ये कौन सा केस हुआ भाई साहब, दो मैच है, दोनों मैच मैं जीत रहा हूँ, तो मैं किसी भी राउंड में तुमसे जीतूं या तुम मेरे से जीतो, प्रोबेबिलिटी 5/2, हम दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, इक्वली टैलेंटेड लोग हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए भाई, दो मैच खेले गए, दोनों में मैं ही जीत रहा हूँ, तो 5/12 इंटू 5/12, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। प्लस यहाँ पे दो मैच हो रहे हैं, एक में मैं जीत रहा हूँ, एक टाई हो रहा है, तो पहले दो में से वो एक मैच पहले सिलेक्ट करो जिसमें मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीत जाऊं उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12, और एक मैच टाई हो जाए, टाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/6, ये 1/6, हाँ सही है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5/5 अपॉन 144, प्लस ये कितना आएगा 5 to the 10 अपॉन 72, है ना। तो ये आ जाएगा 20/144, 45 प्लस 20, नहीं 25 प्लस, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 144 बन जाएगा, 20 प्लस 20 45 अपॉन
144, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 45/144। किसी से कैंसिल होगा, 3 से हो जाए, 44819, 3 से तो हो ही जाएगा, 3 से तो हो ही जाएगा, 3 से तो हो ही जाएगा, 3 नहीं 9 से ही हो जाएगा, 9 5 जा 9 बन जा 9, 9 6 जा 5/16 ऑप्शन में भी है, बिल्कुल सही। तो सेकंड पार्ट मैचेस विद राजस्थान, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया? राजस्थान आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर राजस्थान। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट कर लिया, मुझे फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड के बाद ही मैंने फर्स्ट क्यों पिक किया, समझना। 2 राउंड हमने तुम्हारे साथ खेला, तुम्हें एक बात बताओ, मैं मेरा स्कोर तुमसे बड़ा हो या तुम्हारा स्कोर मेरे से बड़ा हो या फिर हमारा तुम्हारा स्कोर दोनों का बराबर हो, बताओ इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता नहीं होता? जल्दी बोल दो, यस सर होता है। मैं तुमसे जीतूं, तुम मुझसे जीतो, या फिर दोनों में कोई ना जीते, यही तो होगा यार। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ले हम और तुम दोनों इक्वली टैलेंटेड लोग हैं, तो मैं तुमसे जीतूं या तुम मुझसे जीतो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अगर मेरी तुमसे जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/16 है तो तुम्हारी भी मेरे से जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी यार, इक्वली टैलेंटेड लोग खेल रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इसका हेल्प, इस सिमेट्री का यूज करके मैं ये वाला टर्म निकाल लूंगा, 5/16 प्लस 5/16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू बाई 2, ये मेरे को निकालना था, ये 1 आ गया। तो ये 10/16, 10/16 मतलब हो गया और 5/8 है ना, 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू बाई 2 कितना आया? ये 10/16 हुआ ना, 10/16 में 5/8, 1 माइनस 5/8 मतलब 3/8। तो x2 इक्वल टू बाई 2, दोनों का स्कोर बराबर, प्रोबेबिलिटी 3/8। तो देयर फोर फर्स्ट पार्ट में x2 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2 पूछ रहे हैं, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2 मतलब हमें दो प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, x2 ग्रेटर देन बाई 2, एक तो ये, और एक x2 इक्वल टू बाई 2, या तो x2 का स्कोर बाई 2 से बड़ा हो या फिर बराबर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। x2 ग्रेटर देन बाई 2 तो 5/16 था ही सही, 5/16 प्लस 3/8, 3/8 का मतलब होगा 6/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6/16, 5 प्लस 6 11/16, ये कोई ऑप्शन था क्या? यस सर, 11/16। तो सेकंड मैचेस विद राजस्थान, फर्स्ट मैचेस विद कतर, इसका क्यू आ गया। तो क्यू और आर तो इंगेज हो चुके हैं, चलिए आगे मूव करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू बाई 3, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। प्रोबेबिलिटी दैट x3 इक्वल टू बाई 3, अब क्या है? अब यार मैं तुम्हारे साथ 3 राउंड खेल रहा हूँ, कितने राउंड मैच हो रहा है? 3 राउंड। और मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, अब हमारा तुम्हारा दोनों का स्कोर बराबर हो, बताओ भाई, जो मेरा स्कोर हो वही तुम्हारा स्कोर हो। एक तरीका हो सकता है सर, एक मैच आप जीत जाओ, एक मैं जीत जाऊं और एक ड्रॉ हो जाए, एक मैं जीतूं, एक आप जीतो और एक ड्रॉ हो जाए, बराबर हो गया है, एक एक जीत रहे, एक ड्रॉ हो रहा है, एक हो सकता है। और कुछ सोचो, हमारा तुम्हारा दोनों का स्कोर बराबर, हम लोग 3 राउंड खेल रहे हैं, तो एक में मैं जीत रहा हूँ, एक में तुम जीतो, एक में ड्रॉ हो रहा है, यानी मेरा स्कोर भी 7, तुम्हारा स्कोर भी 7। एक केस और हो सकता है, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, एक और कौन सा केस होगा? एक केस मेरे भाई ये हो सकता है कि तीनों मैच ड्रॉ करा लो, तीनों मैच टाई हो जाएं, तीनों मैच टाई हो जाएं, तो तीनों टाई होंगे, मेरा स्कोर भी कितना आएगा? 6, तुम्हारा स्कोर भी कितना आएगा? 6, समझ गया ना? तो प्रोबेबिलिटी दैट x3 इक्वल टू बाई 3, इसका मतलब एक मैच जीतूंगा, एक ड्रॉ होगा। दूसरा केस, तीनों मैच ड्रॉ हो जाए तो मेरा भी स्कोर 6 आएगा, आपका स्कोर भी 6 आएगा। एक मैच जीतूं, एक मैं जीतूं, मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/12, एक तुम जीतो, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/12, एक ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है ना? लेकिन अब यार ये 3 अलग अलग मैच है, एक पे विन डालना है, एक पे लॉस डालना है, एक पे ड्रॉ डालना है, तो ये 3 लेटर्स को इन 3 ब्लैंक बॉक्सेस में फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज भी तो कर सकते हैं, इनके अरेंजमेंट भी तो काउंट मैटर करेगा ना, मैं कौन सा जीत रहा हूँ, तुम कौन सा जीत रहे हो, ड्रॉ कौन सा हो रहा है, समझ गया ना? तो ये ध्यान देना, यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, इंटू 6, 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये वो केस है जिसमें तीनों मैच ड्रॉ हो रहे हैं,
तो इसका तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 का होल क्यू, तो ये 6 इस 6 को कैंसिल करेगा, 25/144 ये आया, प्लस 1/6 का होल क्यू कितना होता, 216। अब इसका एलसीएम कौन लेगा यार, 120 144 और 216 का एलसीएम। हाँ एक काम करते हैं, 36 72 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 72 × 2 होता है, और ये शायद 72 × 3 होता है क्या, 7, हाँ 72 × 3, तो 1/72 मैंने ले लिया कॉमन, तो 25/2 प्लस 1/3 एलसीएम आएगा 6, तो 25 3 जा 75, 75 प्लस 2/6, तो 72/6 कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 143, ठीक है ना, तो 77/432, 77/432 टी, थर्ड पार्ट मैचेस विद टी फॉर थाईलैंड, ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब x3 = by3 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, x3 ग्रेटर देन by3 की निकालनी है, x3 ग्रेटर देन by3 के लिए फिर से मैं बोलूंगा, हमारे तुम्हारे बीच 3 मैच हो रहे हैं, मेरा स्कोर तुमसे बड़ा हो, या फिर तुम्हारा स्कोर टोटल मेरे से बड़ा हो, या फिर हम दोनों का स्कोर बराबर हो, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है ना। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी को मैं p बोलता हूँ, तो ये p है, तो ये भी p, हमारी तुम्हारी सेम ही है, इक्वली टैलेंटेड लोग हैं, जैसा मास्टर वैसा उसका स्टूडेंट, लेकिन इक्वल स्कोर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 77/432, और इन सब का सम 1 आ रहा है, तो p की वैल्यू जरा बता दो यार, p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 77/432 और डिवाइडेड बाई हाफ, 432 - 77, 432 - 7, 12 - 75 हो गया, 12 - 75 हो जाएगा, और 355 32, हाँ 12 - 75 हो गया, 2 बचा, 12 - 75 355, तो 355 अपॉन, हाँ ऊपर तो 355 टाइप का नंबर भी मुझे दिख गया, इसका डबल 864, पे मैच कर भी रहा है, फोर्थ मैचेस विद एस, ये भी आ गया, तो ये इसके आंसर्स आ गए, देख लीजिए आप, है ना। अब यार देखो, मैंने तो मेरा मोटिव था तुमको समझाना, लेकिन जब ये क्वेश्चन बच्चे दे के आए थे ना, बच्चों के फेस पर बड़ी प्यारी सी स्माइल थी, कुछ बच्चों ने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने की ट्राई किया जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, बस क्वेश्चन मिला और लग गया काम पर, क्वेश्चन पढ़ा और लग गया काम पर, काम पूरा कर दिया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या हुआ, टाइम लगा, सोचना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि यार इसमें आप लोग को टीचर्स लोग बताते हैं कि यार इसमें तुम लोग बेनिफिट उठा सकते हो, जरा ध्यान से अगर इसके ऑप्शंस देख लो, तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग एग्जामिनर का माइंड क्वेश्चन बनाने पर होता है, ऑप्शंस पुट करने में वो कई बार इतना ध्यान नहीं देते, तो यहाँ हमारे बच्चे बाजी मार ले जाते हैं। कैसे, तो सबसे पहले एक बहुत प्यारी सी बात, भाई सब मजा ना आए पैसे वापस, बहुत प्यारी सी बात यह है कि सेकंड पार्ट का आंसर देखो सभी में आ रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे बच्चों ने जो पेपर दे के आए थे, ये बताया था कि सर ये तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्री में मिल गए मार्क्स, तो सेकंड पार्ट का आंसर आर है, ये तो क्लियर है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आर है, तो सेकंड का यानी x2 ग्रेटर देन y2 का आंसर निकल आया, x2 ग्रेटर देन y2 का आ गया। अब x2 ग्रेटर देन y2 आ गया, तो x2 इक्वल्स टू y2 तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, x2 ग्रेटर देन y2 पता है, तो x2 इक्वल्स टू y2 हम ऐसे, x2 इक्वल्स टू y2 ऐसे निकाल लेंगे, इन तीनों का सम 1 होता है ना, और ये सिमेट्रिक केसेस है, तो x2 ग्रेटर देन y2 का आंसर अगर r है, तो x2 लेस देन y2 का भी आंसर 5 यही होगा, 5/16, ये सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया 3/8, और ये 3/8 कहाँ पर आ रहा है, p में आ रहा है, ये 3/8 कहाँ पर आ रहा है, नहीं ये 3/8 नहीं, ये 3/8 आया, तो इसको इसके साथ ऐड कर दिया, क्योंकि पहला पार्ट दूसरा है, तो इसको इसके साथ ऐड किया 11/16, और ये आंसर कौन सा आ रहा है, q, तो सेकंड तो r को मैच कर रहा है, सेकंड q को मैच कर रहा है, सेकंड किसको मैच कर रहा है, q को, तो सेकंड q को मैच कर रहा है, तो q वाली पिक्चर मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब है ये तो r को मैच कर ही रहा था, और मैंने बिना सॉल्व किए बस केवल ये वाला फंडा लगा के सीधे ये निकाला, और इसको पुराने के साथ ऐड करके आंसर ये कंफर्म कर लिया q, ठीक है। अब क्लियर है कि या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है,
इन दोनों में से कोई आंसर है। लेकिन अब तुम देखो जरा, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का आर, और थर्ड में देखो क्या क्या सिमेट्री है भाई साहब। थर्ड देखो जरा क्या दे रखा, थर्ड में इन्होंने दे रखा है कि इन तीनों पार्ट, यहां से यहां तक की पूरी पिक्चर सेम है, यहां से यहां तक की पूरी पिक्चर सेम है। थर्ड को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, थर्ड का आंसर वैसे ही टी आ गया, थर्ड का देखो टी आ गया। यानी x3 इक्वल टू बाई थ्री की प्रोबेबिलिटी दे दी है, x3 इक्वल टू बाई थ्री की दे दी है, x3 ग्रेटर देन बाई थ्री की पूछोगे तो फिर से कहेंगे भाई ये प्रोबेबिलिटी अगर पता है मेरे को तो जो इसकी होगी भाई इसकी होगी, p प्लस पी प्लस पी, बस सब्ट्रैक्ट करके सीधे आंसर टिक करना था। यहाँ पे कहीं पर कोई प्रोबेबिलिटी निकालने की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ी, और पूरे बच्चों ने, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत लिमिटेड बच्चे थे जिनको ये क्लिक कर गया, क्योंकि पेपर में प्रेशर बहुत होता है। तो वो बच्चे जो इस तरह की चीज़ों की हैबिट बना के रखते हैं, मैं तो हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ कि यार शॉर्टकट जरूर लगाओ, आदत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें परफेक्ट मेथड भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, पब्लिक प्लेस में कोई पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना। लेकिन ये भी एक आर्ट है, आंसर निकालना भी आर्ट है, कि आईआईटी जो है आंसर आपसे मांगती है कि इसका सही आंसर क्या होगा। समझ गए क्या? तो जब भी बेनिफिट इस तरह का मिले जरूर ले लेना चाहिए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आगरा, है ना। फोर्थ हमने देख ही लिया था, फोर्थ मैसेज में सूरत था, तो करेक्ट आंसर इज आगरा। मतलब फ्री में, मतलब एक तरह से मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, लेक्चर बड़ा हो रहा है। तो बाकी जो क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं आपको दे जा रहा हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और इनके जो भी आंसर्स हैं ना वो आप जो है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 5। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके आंसर्स क्या क्या है ना। जो जो बच्चे इसको सॉल्व कर ले, मैं हो सकता है रिप्लाई करूंगा, लेकिन आप लोग को एक्टिव होने की ज़रूरत है जो जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इसी तरह से दम लगा के मस्त होके बिल्कुल पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।